स्कूल्स में के जो बच्चे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, उनकी हाइट भी इंक्रीज नहीं हो रही है और ओबेसिटी बढ़ रही है, पर कई बच्चों में माल न्यूट्रिशन बहुत है जिसकी वजह से ओबेसिटी कईयों में कि जंक खा रहे हैं और कई बहुत लीन रह रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चों के खाने पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि वो अपने खाने पे ही ध्यान नहीं देते। ब्लॉटिंग के इतने केसेस हैं ना, इतने ज़्यादा केसेस, और वो सारे केसेस एंजाइटी से रिलेटेड होते हैं। एंजाइटी से ब्लॉटिंग? यस, मेरे पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं और मेरे पास जो ब्लॉटिंग के सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं वो आए हैं 20 से 22 साल के लड़कों के। कई लोग क्या करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी आटा गूंद देते हैं, तो उसका भी खाने पे कुछ इफेक्ट रहता है क्या? बहुत, जितना आप उसको सॉफ्ट करोगे उसके उतने ग्लूटेन बॉन्ड जो है मैश होंगे, अच्छे से मिक्स होंगे, उतना ही आपके लिए वो डाइजेशन के लिए ठीक होगा। यानी प्रॉपर टाइम देके आटे को गूंदना चाहिए, उसको थोड़ा तो प्रॉब्लम यही आ गई ना जहाँ से हमने बात शुरू की थी, टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है। तो एक हाउसवाइफ को खाने के अंदर अपनी फैमिली के लिए खाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर लेनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो खाते हैं नहीं खाते, पसंद है नहीं पसंद है, जो कि उनकी पूरी फैमिली को हेल्प करने वाली है हेल्दी होने में? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि फीमेल जो है रूट होती है, किचन उसके हाथ में होता है। Please like, share and subscribe to our channel Alpha People, and don't forget to comment. Do a lot of comment and comment. Please like, share, subscribe. Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the Alpha People, जिनका 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। She is educating the people how to live a better healthy life. So आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कैसे हम आयुर्वेदा को इंक्लूड करके अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर वीबा की स्पेशलिटी है आयुर्वेदा और ये अपने हर डाइट प्लान में आयुर्वेदा को इंक्लूड करती हैं और इसीलिए ये बाकी डाइटिशियन से अलग है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। डॉक्टर वीबा मैम, द अल्फा पीपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसे हैं मैम? बहुत अच्छे मैम, आपके आने से ना एक अलग से ऑरा क्रिएट हो गया ऑफिस में। सो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि आप कहने वाले हैं कि हाँ भाई तुम ये क्यों खा रहे हो, वो क्यों खा रहे हो। ऐसा होता है, जहाँ भी मैं जाती हूँ लोगों को लगता है, वो कॉन्शियस तो थोड़े हो ही जाते हैं खाने को लेके। यस मैम। तो मैम ऐसा कैसे होता होगा कि जैसे आप कभी किसी शादी में या किसी फंक्शन में जाकर लोग सोचते होंगे कि आपको देख के ही यार उनमें रसगुल्ला खरवा भी रोकने दें? हाँ, वो सोचते हैं ऐसा, और मैं उनको बोलती हूँ कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी हम खा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत अनहेल्दी खाना खाओ, बट कभी कभी आप चीट ले सकते हो। वो कभी कभी महीने में या 2 महीने में एक बार होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रोज़ हो रहा है। सो मैम, आपके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं जो कि आते हैं आपके पास किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके ओवर द ईयर्स। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आज के टाइम में 2025 में अगर हम बात करें तो एक एवरेज पर्सन की जो थाली का जो रूप है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं नॉर्मली? आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, पहली बात तो कुकिंग का, और जब भी क्लाइंट आता है तो वो बोलता है कि हमें घर का बना हुआ इजी खाना चाहिए, तो हम उनको घर के बने हुए खाने के पोर्शन कंट्रोल करके देते हैं। लाइक जैसे चावल और रोटी का पोर्शन कम करते हैं, सब्जी दाल का पोर्शन इंक्रीज़ करते हैं, सैलड ऐड करते हैं उनकी डाइट में, प्रोटीन एक इक्वल अमाउंट में, प्रोटीन की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके एक हेल्दी मील उनको सिखाते हैं बनाने के लिए। तो अभी क्या है कि मैम जैसे अब देख रहे हैं कि सारी यंग जनरेशन है, जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं होता उनके पास कि शाम के टाइम घर जाने के बाद क्योंकि सभी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या थके होते हैं, ट्रैवलिंग भी की होती है, तो घर जाके खाना बनाना एक चैलेंज होता है सबसे बड़ा। यस, आई एग्री। तो ये बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है। मेरे पास एक कपल आता था और वो बोलते थे कि वो ऑफिस के बाद डेली बाहर खाना खा के आते हैं क्योंकि घर बनाने का टाइम नहीं है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब बहुत सारे लोग बाहर ही खाना खा रहे हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। आपके लिए ना आपको पता होना चाहिए कि फूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको एनर्जी मिलती है, और उस पर आपको फोकस करना चाहिए कि आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर क्या होगा। अगर आप अच्छा अर्न करना चाहते हो तो आपके पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है आप अपने करियर में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुबह उठ के आपको लगेगा आपके शरीर दर्द हो रहा है, सुस्ती आ रही है, आपका माइंड एक्टिव नहीं है,
आप काम पे जा रहे हैं पेन किलर्स खा के, मसल रिलैक्सेंट की टैबलेट लेके, एंड आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो देखो जी गोली खा के भी काम करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ आप जॉब कर रहे हो इसलिए जा रहे हो। पर आप ये सोचो ना, आप 20-30 हज़ार की जॉब के लिए, ठीक है, आप गोली खा के जा रहे हो और उससे आपका लीवर और किडनी कितना खराब हो रहा है। बजाय कि आप फोकस करो कि आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर क्या जाएगा, आप प्लान करके चलेंगे तो हो जाएगा। ये कहना कि खाने के लिए टाइम नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। आप इजी ऑप्शन बना सकते हो, लेकिन खाने को टाइम देना चाहिए, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि आपकी बॉडी कैसे दिखेगी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप स्ट्रेस को कितना हैंडल कर सकते हो, सोच कैसी रहेगी, जो आपके वर्क प्लेस पे भी है, घर पे भी है, हर जगह। तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो मैम किस टाइप के केसेस ज़्यादा होते हैं, वेट लॉस करने के या वेट गेन करने वाले? वेट लॉस के केसेस ज़्यादा होते हैं एंड वेट गेन के केसेस कम होते हैं, और डिफ़िकल्ट है वेट गेन होना। गेन करना डिफिकल्ट है। गेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेट लॉस इज़ ईजी। ओके, गेन नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा टाइम एज कम्पेयर टू वेट लॉस। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों का वेट गेन ही नहीं हो रहा? सबकी एक प्रॉब्लम फैमिली हिस्ट्री, अगर सब लोग पतले हैं तो मोस्ट ऑफ द जो आगे बच्चे हैं वो भी पतले ही हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म बहुत ओवर एक्टिव है, कुछ भी खा रहे हैं वो फटाफट से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, खाया पिया लग नहीं रहा है। तो ये कुछ इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे पतले होते हैं, और वेट गेन करवाना थोड़ा सा उनके लिए हमें मुश्किल होता है। या फिर आजकल मैं देख रही हूँ स्कूल्स में के जो बच्चे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, उनकी हाइट भी इंक्रीज नहीं हो रही है और ओबेसिटी बढ़ रही है, पर कई बच्चों में माल न्यूट्रिशन बहुत है जिसकी वजह से ओबेसिटी, कईयों में कि जंक खा रहे हैं और कई बहुत लीन रह रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चों के खाने पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि वो अपने खाने पे ही ध्यान नहीं देते। तो एक चीज़ है मैम कि जैसे वेट गेन की हम बात कर रहे थे कि वेट गेन करना मुश्किल है और वेट लूज करना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो वो भी होगा ही हाँ। है, बट उतना नहीं है। तो वेट जिनका मेटाबॉलिज्म हाई है, तो डोंट यू थिंक कि अगर वो एक्स्ट्रा खाएं या कुछ ओवर खाएं तो उससे एक्स्ट्रा खाने के लिए मैं जो ट्रिक अपने वेट गेन के पेशेंट्स में यूज़ करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, गैप इंक्रीज करना चाहिए ताकि बॉडी फूड को स्टोर करना शुरू करे। ठीक है, अब आपने देखा है जिसका वेट लॉस करवाना होता है तो उसे हम फ्रीक्वेंट मील्स देते हैं। मील्स इन द से शॉर्ट मील्स देते हैं, लाइक हम बीच में ग्रीन टी भी दे रहे हैं, एक फ्रूट भी दे रहे हैं, इस तरह का खाना देते हैं उनका मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो। तो वेट गेन में हम बोलते हैं थोड़ा सा गैप इंक्रीज करिए, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेन्स आप खाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा वेट लॉस में। ओके, सो एक और क्वेश्चन आता है, अब वेट लॉस करने वाले लोगों के लिए उनके लिए कौन से टाइम का खाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? खाना हर टाइम का ही इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिड मील सारी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका हेवी होना चाहिए। लोग भूखे जा रहे हैं, आप 7-8 घंटे रात से भूखे होते हो तो वो गलत है, आपका ब्रेकफास्ट टाइम पर होना चाहिए। डिनर आपको लेना चाहिए, डिनर आपको लाइट लेना चाहिए क्योंकि विद जब सूरज ढलता है तुम्हारी डाइजेशन पावर स्लो हो जाती है और वो खाना खा के आपने रेस्ट ही करना है। आधे से ज़्यादा लोगों के वेट गेन का इशू क्या है कि सब वर्किंग है, सब सुबह सुबह काम पे निकल जाते हैं, सब पूरी फैमिली ही मिलती डिनर के टाइम है। Right. तो डिनर जो सबसे लाइट चीज़ होनी चाहिए वो सबसे हैवी है, तो यहाँ का सोल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है। सो डू यू थिंक कि जब फैमिली इकट्ठा होकर खाना खा रही है तो एक्स्ट्रा भी खाया जाता है, तो दैट कैन बी द रीजन आल्सो? वो भी एक रीज़न है, और जो मेन प्रॉब्लम जो फैल चुकी है आजकल, मोबाइल देख के खाना खाना। खाने पे ध्यान नहीं है, फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो आप उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो गट है वो ब्रेन को सिग्नल ही नहीं दे पा रही कि मेरा पेट भर गया है, या आप उस खाने को के टेस्ट को भी इंजॉय नहीं कर रहे। आप रोटी खा रहे हो, आप मोबाइल पे देखोगे तो आपका माइंड मोबाइल पे होगा ना, तो आपके टेस्ट बर्ड्स, डाइजेस्टिव जूसेस कैसे रिलीज होंगे, क्योंकि आप वो बस भरने के लिए खा रहे हो। तो ये एक रीजन है चाइल्डहुड ओबेसिटी का। यस, दैट कैन बी द रीजन। यस, ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आजकल टीवी देखते हुए ही खाना बहुत खाते हैं। बहुत टीवी, फोन और पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे नहीं सुन रहे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए। मेरे खुद का बेटा है तो मतलब स्ट्रिक्ट रूल है मेरे घर में कि मोबाइल देखते हुए कोई भी खाना नहीं खाएगा। वो उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए। राइट। एक चीज़ बताइए मैम, जैसे हमने बात की है कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, डिनर हमारा लाइट होना चाहिए, सो व्हाट अबाउट द लंच? लंच आपका नॉर्मल होना चाहिए, हेल्दी मीट प्लेन होना चाहिए आपका। सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें ब्रेकफास्ट में नहीं करनी चाहिए और डिनर में नहीं करनी चाहिए?
मतलब ब्रेकफास्ट में नहीं करनी नहीं चाहिए? खानी चाहिए? जो ब्रेकफास्ट में सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, जो मैं हटाती हूँ उनकी, और जिसको हटाने में हमें प्रॉब्लम होती है, खाने के साथ चाय पीना। खाने के साथ चाय? हाँ, सब लोग इंडिया में, मेरे पास तो जितना भी क्लाइंट है, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट की क्वेरी ये कि उन्हें कुछ चाय चाहिए, चाय की एडिक्शन है, खाने के साथ ही चाय चाहिए, परांठों के साथ चाय तो परांठों के साथ चाय चाहिए, चीला के साथ चाहिए। ऐसे हम खाना अंदर नहीं लेके जा सकते। मैं बोलती हूँ कि आप दही के साथ ले लीजिए, ग्रीक योगर्ट के साथ परांठा ले लीजिए। चाय की बहुत एडिक्शन है। उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि चाय जो होती है ना, एंटी न्यूट्रिएंट का काम करती है। आपने खाया दाल चीला, प्रोटीन। ओके। बेसिकली जो चाय है, अब यहाँ पे लोग डिबेट भी कर सकते हैं, चाय जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन को स्लो करती है, बट ये भी है कि चाय अदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को भी स्लो करती है। तो अगर आपकी गट वीक है, जो 90 to 95% की आजकल गट खराब है, और आप खाने के साथ चाय पी रहे हैं, तो उससे आपकी न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाएगी। ओके। अगर आपकी गट वीक है तो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहे। फैटी लीवर कितनी कॉमन प्रॉब्लम है, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन ही स्लो हो गई। तो पहले ही न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन स्लो है, फिर मैं आपको दाल चीला दे रही हूँ, उसके साथ आप 1 कप चाय पी रहे हो, तो उसकी कितनी एब्जॉर्प्शन जो है स्लो हो जाएगी। नट्स खा रहे हो चाय के साथ, तो वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो वेस्ट मटेरियल में चले जाते हैं। ओके। सो इज इट द सेम केस विद द कॉफी आल्सो? यस, अगर ब्लैक कॉफ़ी में कैफीन रहता है, टैनिन्स है, बट लिमिटेड अमाउंट में आप फिर भी ले सकते हो। ओके। मतलब खाने के साथ अगर चाहो तो ले चाय के खाने के साथ अवॉइड करना चाहिए चाय और व्हाट कॉफ़ी। अबाउट द मिल्क? कुछ लोग दूध पीते हैं खाने के साथ। हाँ, दूध ले सकते हो आप, उसमें हल्दी डाल के, सौंफ डाल के, इंडियन स्पाइसेस को यूज़ करके। खाने के साथ ये भी माना जाता है कि खाने के साथ दूध पीने से स्किन की प्रॉब्लम्स का भी कुछ इशू आता है। स्किन की प्रॉब्लम्स, अर्टिकेरिया, एक्जिमा आती हैं, जिसमें खाने के साथ दूध के साथ फ्रूट का कॉम्बिनेशन होता है। तो उन पेशेंट्स में हम मिल्क और फ्रूट का कॉम्बिनेशन, कर्ड और फ्रूट का कॉम्बिनेशन, जो स्मूदीज का कॉम्बिनेशन है, वो नहीं हम होने देते। ओके। तो अभी जैसे हम कहते हैं कि ब्रेकफास्ट हैवी कर सकते हैं, तो ब्रेकफास्ट हैवी क्या एवरी डे हम अगर हैवी ब्रेकफास्ट देखो, हैवी का मतलब यही नहीं है कि आप 4-4 परांठे खा रहे हो, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। हैवी का मीन्स ये है कि आप एक अगर आपकी पूरे दिन में आपको 1400-1500 कैलोरीज का खाना चाहिए, तो आप उसमें से 400-500 कैलोरीज अपने नाश्ते में ले सकते हो, 400-500 लंच में ले सकते हो, एंड डिनर आप 200-250 का कर सकते हो अगर आपको 1400-1500 चाहिए। लेकिन हमारे पास जो फीमेल्स आती हैं, उनका नॉर्मल डाइट प्लान 1000 से 1200 कैलोरीज का जाता है, मेल्स का 1500-1600 का जाता है। तो उसमें आप 2 पराठा खा सकते हो दही के साथ। तो इतना, अगर आपको पराठा लेना है तो आप क्या कहते हैं, स्टफ्ड पराठा ले सकते हो। सेकंड, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड होना चाहिए, रोज़ ही पराठा नहीं होना चाहिए, उससे एक तो आपका न्यूट्रिशन ही नहीं पूरा होगा, थर्ड बॉडी यूज टू हो जाएगी। तो आप किसी दिन पराठा खाइए, किसी दिन चीला ले सकते हैं, किसी दिन किनोवा ले सकते हैं, किसी दिन आपका मन है कि आज मुझे थोड़ा फास्टिंग देनी है, बॉडी को रेस्ट देना है, तो आप स्मूदी ले सकते हैं आलमंड मिल्क या ग्रीक योगर्ट के अंदर। तो उस तरह से आपको बैलेंस करके चलना चाहिए। ओके। सो मैम, एज यू आर आयुर्वेदाचार्य एंड यू आर डॉक्टर, तो आयुर्वेदा में क्या है, व्हाट इज आयुर्वेदा सेइंग अबाउट आवर इंडियन फूड? आयुर्वेदा का भी यही है कि शाम को 6 बजे के बाद अग्नि बहुत स्लो हो जाती है, जठराग्नि हमारी, तो डिनर हल्का और ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। और बहुत जगह तो मेंशन है कि आयुर्वेदा फास्टिंग पे काफ़ी बिलीव करता है। ओके। ठीक है, तो इसमें भी मिथ है, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चला गया है। आयुर्वेदा फास्टिंग पे बिलीव करता है कि हमें कम खाना चाहिए, या एक सिंगल मील ही खानी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बाकी एनर्जी स्टोर्ड फैट से हमें मिल जाएगी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि फिर उससे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, और ये मैंने देखा ही है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती ही है, क्योंकि आज का जो वर्क प्रोफाइल है लोगों का बहुत भागम भाग है, और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ब्रेन हेल्थ के लिए हमें हेल्दी फैट्स चाहिए, जो कि जैसे कि हमारे नट्स हैं, वॉलनट्स है, देसी घी है, तो इस सब की रिक्वायरमेंट है। तो बेटर देन फास्टिंग आप अपनी मील्स प्लान करके खाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। सो इज इट इफ वी से इट कि आयुर्वेदा जो है वो ओल्ड स्टाइल को हमारे को रेफर करता है, और जो आज की हमारी लाइफ स्टाइल है वो चेंज है उस टाइम से, जब टाइम आयुर्वेदा जो है प्रिवेंशन पे बेटर करता है, एंड वो रूट कॉज से क्योर करता है। अगर आप एक आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, दिनचर्या कर लेते हैं, तो
200% आपकी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर आप फास्टिंग करते हैं, हर चीज़ करते हैं, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यानी कि बट फॉलो करना प्रॉब्लम क्या है, आपको आयुर्वेदा के अनुसार करना है, आपको मोबाइल कम यूज़ करना है, आपको सूरज ढलने के बाद सोना है, आपको सुबह 4 बजे उठना है, आपका वॉशरूम जाने का भी आयुर्वेदा का रूल है, आयुर्वेदा में क्लियर दिनचर्या दी गई है। तो Okay. ये तब क्या होगा, आपके खाने की अग्नि जो है एक्टिव होगी, जठराग्नि जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन फायर, आपकी एक्टिव होगी, आप डाइजेस्ट कर लोगे। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, मेडिटेशन करना है। अगर आप इतना योगिक लाइफस्टाइल अपना रहे हैं तो आप 100% आयुर्वेदा के रूल्स को फॉलो करिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तब आपको कुछ आयुर्वेदा का लेना पड़ेगा, कुछ मॉडर्न लेना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन में। अब लोग बोलते हैं कि इतनी रील्स हैं कि रॉ खाना खाना चाहिए, कच्चा खाना खाना चाहिए, कच्चे खाने के बहुत बेनिफिट्स हैं और लोग बहुत सारे आयुर्वेदा सेंटर्स हैं जहाँ पे कच्चे खाना बहुत ज़्यादा खिलाया जा रहा है। बट अगर आपकी गट वीक है, वो कच्चा खाना डाइजेस्ट ही नहीं करेगी और अल्सर्स तक हो जाएंगे आपको कुक्ड खाना चाहिए। जिनको पैप्टिक अल्सर की, जियार्ड की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को हम कभी भी रॉ सैलेड नहीं देते, बॉइल्ड वेजिटेबल्स या सॉटे वेजिटेबल्स हम रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू रॉ। अगर आपका यौगिक लाइफस्टाइल है, आप वॉक कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपकी एनर्जी बर्न हो रही है, तब आपके लिए रॉ खाना अच्छा है। एक रूल हर एक पे नहीं लग सकता, एवरीबडी इज डिफरेंट, नो वन साइज फिट्स इन वन। राइट, एग्जैक्टली। तो अभी मैम एक चीज़ और बताइए कि जो आज की हमारी भागदौड़ की लाइफ है और इन सब चीज़ों के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि या तो हम पैकेज्ड फूड खाते हैं। तो पैकेज्ड फूड, इज इट ओके टू ईट पैकेज्ड फूड और इट इज़ ऑलवेज बैड फॉर हेल्थ? पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें डेफिनेटली उसको पैक करने, स्टोर करने के लिए बेटर केमिकल्स का ही यूज़ किया जाता है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। फ्रेश कुक्ड मील्स खाइए, वो बहुत बेटर ऑप्शन है आपके लिए। सो डोंट यू थिंक कि जब ये हेल्थ के लिए अच्छा ही नहीं है, गवर्नमेंट है ना, उनको फिर भी अलाउ कर दिया कि ऐसा चीज़ बना सकते हो, बेच सकते हो? क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, भागदौड़ बहुत है, तो लोग कहाँ अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। ओके, सो मैम अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पुराने टाइम में जब थे, हमारे घर में क्या होता था, हम दालें ही खाते थे, दालें होगी, सब्जियां होगी, सैलेड भी खाते थे, सबके घर में ऐसे ही होता था। बाहर का खाने के ऑप्शंस ही बहुत कम थी। अब तो स्विगी जोमेटो है ना, रात को 12 बजे भी चल रहा है, 1 बजे भी चल रहा है। तो अब जब उस टाइम ये सब चीज़ें होती थी तो फूड जो प्रोटीन है, विटामिन की कमी तो तब भी होती थी ना। हाँ जी। वो क्या रीज़न होता था? कई बार क्या होता है, आपको ना जैसे हमारा न्यूट्रिशन होता है, 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। वन इज़ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में आते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, जो आपको मैक्रो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए। माइक्रो में आते हैं आपके विटामिन और मिनरल्स, जो आपको मिलीग्राम्स में चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए, बट आपको चाहिए। क्यों चाहिए? मैक्रो की एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं रखते, कई बुक्स में न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में और कई अदर से कैटेगरी है स्पोर्ट न्यूट्रिएंट, दैट इज वाटर एंड फाइबर, जो आपके इस पूरे खाने की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम एक ही खाना खाने रहते हैं, जैसे हम रोटियां ही बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो मेरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्ब्स तो पूरा हो गया, जो मैक्रो में मेरा कार्ब, प्रोटीन और फैट आ रहा है, तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स तो पूरी कर रही हूँ, तो मेरे में बॉडी में प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी होगी, फैट की भी डेफिशिएंसी होगी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी होगी। तो इसलिए वो डेफिशिएंसीज होती थी कि बैलेंस नहीं कर पाते थे। घर का खाना खा के भी आप चाहे घर का खा रहे हैं, बाहर, पर आपका बैलेंस होना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए। अब मैं बोलती हूँ कि आज के टाइम में हर कोई बहुत अवेयर है कि ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए, फ्रेश फार्म्स की सब्जियाँ होनी चाहिए और हर चीज़ बेटर होनी चाहिए, फिर भी बीमारियां इतनी जल्दी बढ़ रही है। कैंसर हर घर में मिल रहा है, हर घर में मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो डाइट है डेफिशिएंट है माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल मीन्स आपकी डाइट में विटामिन एंड मिनरल्स की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। हम फ्रूट्स नहीं खाते, हम सैलेड्स नहीं खाते, हम कलरफुल फ्रूट्स नहीं खाते, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, तो इसकी वजह से हमारा वाटर इनटेक ही नहीं है। तो वाटर इनटेक नहीं है तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स वहीं इकट्ठे हो रहे हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे तो टॉक्सिन्स ही ब्लड में घूम रहे हैं, तो जो आप खाना खा रहे हो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो इसीलिए बीमारियां बहुत जल्दी बढ़ रही हैं। वाटर पूरी दुनिया को पता है कि सबके लिए इससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक से पूछो वो ये कहता है हम पानी नहीं पीते।
हाँ, सभी ऐसे ही करते हैं, मैं भी कम पी रहा हूँ, हाँ। पानी पीते हैं। सो लोग मुझे बोलते हैं हम पानी नहीं पी सकते, और मेरा अगर पानी कम हो जाए तो मुझे रात को टेंशन होती है, आज मेरे 12 गिलास में से कम रह गए, 2 गिलास अभी पी लेती हूँ, कंप्लीट करना है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा अपनी चीज़ों को लेके। एक मैम ये भी सुना है कि जैसे जैसे रात होती जाती है वी शुड रिड्यूस द वाटर इनटेक। डेफिनेटली आपका खाना पानी सब रात होते होते कम होना चाहिए, क्योंकि आपने सोना है, लाइट होके सोना जाना है। सुबह आपको ज़्यादा होना चाहिए, पर कई लोग जब पिया ही नहीं है, वो भी गलती है ना, तो वेट डिवाइडेड बाय 30, तो आपको मिनिमम वाटर चाहिए आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए, उसके फ्लो के लिए, सर्कुलेशन के लिए। और अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे हो, हाई फाइबर डाइट पे, तो आपको और वाटर इनटेक इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू फील ब्लॉटेड ऑल द टाइम, डाइजेशन इश्यूज। सो ब्लोटेड का बड़ा कंसेप्ट आजकल चल रहा है, कंसेप्ट तो कहूँगा, या फिर प्रॉब्लम चल रही है, या फिर Problem अवेयरनेस बढ़ रही है, तो वो एक्चुअली सिचुएशन क्या होती है वो? ब्लॉटिंग के इतने केसेस है ना, इतने ज़्यादा केसेस, और वो सारे केसेस एंग्जाइटी से रिलेटेड होते हैं। एंग्जाइटी से ब्लोटेड? यस, मेरे पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, और मेरे पास जो ब्लॉटिंग के सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं वो आए हैं 20 से 22 साल के लड़कों के, यंग Okay. बॉयज़ के। ब्लॉटिंग के इश्यूज बहुत ज़्यादा उनमें मैंने देखे हैं, मेरे पास केसेस आए हैं। ब्लॉटिंग क्या होती है? जब आपकी जीआई ट्रैक में एयर जो है ट्रैप हो जाती है, आप खाना खा रहे हो तो खाने के साथ साथ एयर भी आपकी बॉडी में ट्रैप होगी, तो आपको पेट फूला फूला रखता है। ब्लॉटिंग है कि नहीं है, उसका मेन सिम्टम ये होता है कि जैसे ही आपने खाना खाया और आपका पेट फूल जाएगा, लाइक आपका पेट सुबह बिल्कुल फ्रेश हुए अंदर हो, जैसे ही खाना खाया आपका पेट फूल रहा है, तो इट मीन्स आपको ब्लॉटिंग हो रही है। ये एक बड़ा कॉमन सिम्टम होता है ब्लॉटिंग का। ओके। तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो जितने भी वो बच्चे आते थे मेरे पास, उन्होंने खाना खाना कम कर दिया, और खाना खाना कम करने के बाद उनका वेट लॉस शुरू हो गया, क्योंकि खाना खा ही नहीं पा रहे ना, राइट। तो डाइजेशन वीक होनी शुरू हो गई। तो इनमें मैं जब इन लड़कों से मिली, केसेस देखी, मतलब गैस्ट्रो से रेफर होकर आए थे हमारे पास। तो एक केस था, वो शाम को प्रोटीन खा रहा था जिम के बाद, तो उसने इतना टाइम तो मुझसे आर्ग्यू किया कि प्रोटीन लेना ही लेना है जिम के बाद। मैंने कहा एक्चुअली एग्री कि आपको प्रोटीन लेना है, बट अभी आपकी बॉडी आर्टिफिशियल प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर रही, तो हम नेचुरल चीज़ों पे जाते हैं। फिर बहुत जल्दी खाना खाते हैं, वो उनका एक इशू था सभी ब्लॉटिंग के केसेस में। तो जब हम फास्ट खाना खाएंगे तो हवा भी जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी। तो क्या है कि आप एंटासिड ले रहे हो ब्लॉटिंग ठीक करने के लिए, हाइड्रोजन ब्लॉकर्स हमारे जा रहे हैं, बट क्या है कि खाना तो हम फास्ट कर रहे हैं, वो उस गोली ने जो पहले वाली एयर है उसको तो ट्रैप करने के लिए यूज़ कर लिया, पर आप जो फिर फास्ट खा रहे हो, हवा तो फिर चलेगी ना, हैबिट तो वही रही, तो आप उसी विशियस सर्कल में फंसे रहते हो। तो स्लो खाना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और खाना खाने के बाद कुछ च्यू करना चाहिए, लाइक आप च्युइंगम, शुगर फ्री च्युइंगम्स या फेनल या ग्रीन इलायची, जब धीरे धीरे आप खाने के बाद च्यू करते हो ना, तो आपका खाना बाउंस बैक नहीं होता। जियार्ड वाले पेशेंट्स को मैं स्पेशली बोलती हूँ, जिनको ऐसा लगता है कि खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इतनी देर में धीरे धीरे आपका स्टमक एम्प्टी होना शुरू हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू हो जाएगा आपका खाना। तो ये सारी चीज़ें जब हम अवेयर हो जाते हैं तो ब्लॉटिंग का इश्यूज ठीक हो जाता है। सेकेंड, स्ट्रेस से मैंने क्यों बोला कि ये सभी बच्चे वो थे जो जेई के एग्ज़ाम्स दे रहे थे, नीट के एग्ज़ाम्स दे रहे थे, और उनको बहुत ज़्यादा करियर को लेके स्ट्रेस था। तो जब आपको स्ट्रेस होता है ना, तो आपकी गट खाना एक्सेप्ट करना बंद कर देती है। बहुत लोग ज़्यादा खाते हैं, इमोशनल ईटिंग होता है, स्ट्रेस ईटिंग, जिसमें वो बहुत जल्दी खा रहे हैं, तब भी आपको ब्लॉटिंग के इश्यूज होंगे। और बहुत लोगों की गट खाना एक्सेप्ट करना ही बंद कर देती है, उन्हें भूख लगना ही बंद हो जाती है। तो आप जितना भी ट्रीटमेंट करी जाओ, ट्रीटमेंट डाइट उनकी इम्प्रूव करे जाएंगे हम, लेकिन फिर भी वो नहीं बेटर होता जब तक उनका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होता। तो मैं ब्लॉटिंग वाले पेशेंट जिनकी गट खराब है, उन्हें मेडिटेशन के लिए ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि हमारी जो ब्रेन की वेगस नर्व है ना, दैट इज़ डायरेक्टली अटैच टू वाइटल ऑर्गन्स, किडनी, गट। तो आप, और ये दोनों तरफ से मैसेज देती है। अगर आपकी गट खराब है, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी होगा ही होगा। आप देखना, पेट साफ नहीं होगा, गैस्ट्रिक होगा, आप चिड़चिड़ा फील करोगे, तो वो ब्रेन को जा रहा है मैसेज। और अगर ब्रेन पे स्ट्रेस है तो वो ब्रेन गट से रिलेटेड है, वहाँ मैसेज पहुँच रहा है, आपको गट में खाना हजम नहीं होगा। तो आपको मेंटल हेल्थ पे तो मतलब हर तरह से काबू करना ही पड़ेगा। और स्ट्रेस का इतना पेशेंट आ रहा है, इतना पेशेंट मैं बता नहीं सकते आपको। सबको फिर सेम प्रॉब्लम होंगी या डिफरेंट है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर थिंकिंग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग। सो ऐसे केस जो केसेस आ रहे हैं, उनमें मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है? बोथ।
बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे छोटे बच्चे, करियर की टेंशन है, हर चीज़ की टेंशन है, ओवर थिंक बहुत करते हैं। अब ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस हो जाता है। और एक प्रॉब्लम क्या है कि हर एक को मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अब सब ना मान चुके हैं कि स्ट्रेस इज़ अ वेरी कॉमन। अब मेरे पास कोई आता है, वो उनसे बात करो, मैम स्ट्रेस तो होगा ही ना, स्ट्रेस तो आजकल रहता ही है, मेरे बच्चे को तो रहेगा ही, बाकी के बच्चों को भी है। तो आप एक्सेप्ट कर चुके हो, उसके बच्चे को है, ठीक है, आपका फोकस अपने और अपने बच्चे पे होना चाहिए कि आपको नहीं होना चाहिए, आपके बच्चे को नहीं चाहिए, दूसरे को आप एक्सेप्ट मत करो। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते प्रॉब्लम का। वो आप मतलब एक्सेप्ट कर ही लिया आपने कि स्ट्रेस ये इज common नॉर्मल है, चीज़ आप ये normal क्यों नहीं है। एक्सेप्ट कर सकते कि पीस भी नॉर्मल है? राइट। जो प्रॉब्लम्स है वो रहेंगी ही रहेंगी, हमें इस पे स्ट्रेस हैंडलिंग की कैपेसिटी पे वर्क करना चाहिए। और मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई बात, एक प्रॉब्लम हुई, स्ट्रेस हुआ, सपोज मैं यहाँ आने में लेट हो गई, मुझे स्ट्रेस हुआ होगा, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमें स्ट्रेस हो सकता है, दैट्स टोटली नॉर्मल। ऑफिस के लिए लेट हो गए, हमें स्ट्रेस हुआ। लेकिन अगर वो ही बात हम पूरा दिन सोच रहे हैं, और मैं रात को बेड पे जाके भी ये सोच रही हूँ कि उसकी वजह से मैं लेट हो गई थी, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, दैट इज़ अ ओवर थिंकिंग, जो आपको साइन दे रही है कि आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। ओवर थिंकिंग को रोकना ज़रूरी है। स्ट्रेस हुआ, थोड़ी देर हुआ, गुस्सा हुआ, एग्रेशन आया, रोए धोए, खत्म। मोमेंटरीली ओके है, Okay. लेकिन पर अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो प्रॉब्लम। हाँ, तो अगर आप कर रहे हो, ना चाहकर भी सोच रहे हो, तो आप अवेयर हो जाओ, स्टार्ट मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, हेल्दी फैट्स डालने शुरू करें, तो आपका हैंडल बेटर हो जाएगी कैपेसिटी। अब मैं बात करते हैं एक बड़े फेवरेट टॉपिक पे, देसी घी के ऊपर। कि पुराने टाइम में हम लोग अपने खाने में देसी घी इंक्लूड करते थे। इट वाज लाइक हमारी डाइट का पार्ट था। खाना खा रहे हैं, सब्जी में देसी घी डाला, रोटी पे देसी घी लगा रहे हैं। आज के टाइम में देसी घी को लेके यार इससे फैट्स इंक्रीज होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम होती है, तो कहाँ तक ये सच है? बिल्कुल गलत है, देसी घी बंद कर लिया इसलिए सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बंद कर दिया तो यस, स्पेशली अगर मैं बात करूँ फीमेल में, पीसीओडी, पीसीओएस, ये प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो चुके हैं। वुमेन की बॉडी को फैट रिक्वायर्ड होता है मोर एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि उसके हार्मोन्स फैट से बनने हैं, ठीक है। तो अगर आप फैट नहीं ले रहे, हेल्दी फैट्स, तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी, ठीक है। इसीलिए प्रेगनेंसी में भी बहुत घी खिलाते थे, ताकि आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है बढ़े और बच्चा अबॉर्ट ना हो। अभी क्या है, प्रोजेस्टेरोन के टैबलेट्स और इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो खाया ही नहीं जाता लोगों से, क्योंकि आदत ही छूट गई नहीं है। ये गलत है। आप घी आपको बेनिफिट्स देगा, रेदर देन जो आप मेयोनीज खा रहे हो, बाहर का चीज़ खा रहे हो, उससे हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो रही कि आपको, आप लोगों को लग रहा है कि घी से हो रही है। तो काऊ घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने हर पेशेंट को, कैंसर पेशेंट, लीवर पेशेंट, हर एक को मैं घी देती हूँ, रिकमेंड करती हूँ। काऊ घी? यस। बफेलो घी नहीं है? बफेलो घी इज ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट करने के लिए, फैट कंटेंट हायर होता है उसका। और जो काऊ घी है उसमें विटामिन ए, डी, ई के होते हैं, दैट आर फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी के, और ये हमारी कोलेजन को भी बूस्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल सेलिब्रिटी सुबह कॉफ़ी के अंदर घी डाल के ले रहे हैं, इसे बोलते हैं बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। और घी जो है ना, आपके स्टबन फैट को भी ख़त्म करता है, क्योंकि घी के अंदर बिट्यूरिक एसिड होता है, लिनोइक एसिड्स होते हैं, जो आपके छुपे हुए फैट को ख़त्म कर देता है। तो ये हार्ट ब्लॉकेजेस नहीं करता। सिर्फ घी उनको हम बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं जिसको फैमिली हिस्ट्री में हार्ट ब्लॉकेज है, अभी रिसेंट हार्ट अटैक आके हटे, उन लोगों के लिए। अदरवाइज घी खाओगे तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और काफ़ी यंग रहोगे। ओके, सो इट मीन्स कि घी को खाया जा सकता है? यस। आपकी कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है, घी नहीं खा रहे ना। हम हर पेशेंट को, आप मेरा डाइट प्लान उठा के देखना, उसमें लिखा होगा दाल ऐड ½ टेबलस्पून ऑफ देसी घी। हर एक में हम मेंशन करते हैं। चपाती अप्लाई देसी घी होना, चपाती। सूखा खाना नहीं खाना, वात भी बढ़ा देता है और हमारा पेन्स होने शुरू हो जाती है। अब एक चीज़ और भी, जैसे अब हम घी की बात कर रहे हैं, नॉर्मली अगर लोग ऐसा लेंगे, घी का मतलब क्या हुआ कि गाय वाला घी भी यूज़ कर लें, काऊ घी यूज़ ना करें, बफेलो घी यूज़ कर ले। हाँ, घी खाना ज़रूरी है, बफेलो घी की क्वांटिटी कम कर लीजिए। बट काऊ में आपको ये कि आपका एजिंग अच्छी है, बफेलो घी भी अच्छा है। वो बफेलो घी आपकी हड्डियों को ज़्यादा ताकत देता है। हाँ, एक्चुअली जियो लोकेशन वाइज भी, जैसे अब हरियाणा साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे भैंस का घी ज़्यादा मिलेगा। जहाँ तो वो लोग एथलीट्स हैं, दौड़ते हैं, बेनिफिट घी खाना ज़रूरी है। काऊ का
इसलिए हम रिकमेंड कर देते हैं क्योंकि गट सबकी वीक है, तो काऊ का घी इज़ मोर डाइजेस्टेबल देन बफेलो घी, एंड बेनिफिट्स दोनों के अलग अलग हैं। टेक्सचर काऊ का जो है येलोइश और सॉफ्ट होता है, राइट। ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि आप बफेलो घी आपके लिए खराब ही हो गया, उस घी है, उसके भी बेनिफिट्स हैं, घी खाना चाहिए। ठीक है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सैलेड इन द फूड? सैलेड इज़ अ फाइबर जो आपके गट हेल्थ को क्लीनिंग का काम करता है, ब्रशिंग का काम करता है, एंड फाइबर आपके हॉर्मोन्स की सर्कुलेशन में भी हेल्प करते हैं और आपकी गट अच्छी रहती है, तो फाइबर खाना ही चाहिए। और अलग अलग तरह का अगर आप सैलेड लेते हो, कलरफुल सैलेड्स लेते हो, तो वो आप में उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ टमाटो की, उसमें लाइकोपीन है, तो अगर हम ब्रोकली की बात करें तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक हैं, जो आपके अदर विटामिन्स आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, तो सैलेड आपको खाना ही चाहिए। राइट। सो विद फूड और बिफोर दैट? बिफोर फूड आपको लेना चाहिए, और 10-15 मिनट पहले, अगर नहीं है तो पहले थोड़ा सा सैलेड खा लीजिए, फिर खाना खाइए। दोनों रॉ और कुक खाने को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, अगेन गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके। क्योंकि मैक्सिमम यही कहा जाता है कि सैलेड खाना है तो आधा घंटा पहले खा लो। हाँ, पहले खाओगे तो बेटर है, बहुत बेटर है। अगर पहले नहीं भी खा पा रहे तो पहले सैलेड, जैसे जो ऑफिस में लेके जा रहा है, बैंक का पर्सन है ना, अगर आप घर पे रह सकते हो तो आप पहले ही खाइए 20 to 25 मिनट्स पहले। लेकिन अगर आप बैंक में बैठे हो, आपके पास कैश ड्यूटी पे हो, ऐसे लोग बहुत है मेरे पास बैंक के डाइट प्लान के लिए, तो वो कैसे खाएंगे ना पहले, तो उनको हम बोलते हैं कि आप पहले सैलेड खा लीजिए, फिर आप अपना खाना स्टार्ट करिए। ओके, पहले सैलेड खा के भी कर सकते हैं खाना स्टार्ट। दैट इज इंटरेस्टिंग। और सैलेड में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? कई लोग क्या करते हैं, सैलेड काट रहे हैं उसमें आम भी डाल देते हैं, फ्रूट्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। नहीं, अगर आप वेजिटेबल सैलेड खा रहे हो तो वेजिटेबल, अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो बाउल ऑफ फ्रूट मत लो, सिंगल फ्रूट लो। सिंगल फ्रूट यानी कि मिक्स फ्रूट नहीं खाना? नहीं, मिक्स फ्रूट नहीं, सिंगल फ्रूट। तो उसको खाने के साथ खा सकते हैं? नहीं, खाने के साथ तो फ्रूट खाना ही नहीं। फ्रूट का टाइम है, आप 11-12 बजे खा सकते हो, वो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, या शाम को 4 बजे तक खा सकते हो। उसके बाद हम फ्रूट नहीं सजेस्ट करते। रात में कुछ फ्रूट्स लेने हैं, दैट इज़ पाइनएप्पल ले सकते हो आप, कीवी ले सकते हो, जो जिनमें एंजाइम्स हैं, कुछ आपकी स्लीप को भी इंक्रीज करेंगे। अदरवाइज फ्रूट आपको 5 बजे से पहले ही लेना चाहिए। इन शॉर्ट कह सकते हैं सूरज ढलने से पहले ले सकते हैं। ओके, तो खाना खाने के साथ फ्रूट नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपने रोटी चावल कुछ भी खाया तो आपका ब्लड ग्लूकोज रिलीज होगा बॉडी में, और उसके बाद इमीडिएट आप फिर, अभी तक वो उसकी डाइजेशन स्टार्ट भी नहीं हुई होगी, आप ऊपर से फ्रूट खा लोगे, फिर आपके ब्लड शुगर लेवल्स और ज़्यादा राइज हो जाएंगे। फ्रुक्टोज शुगर हाई होता है, तो वो एकदम से आपकी बॉडी पे ना प्रेशर आ जाता है। ब्लड शुगर जो है बहुत एकदम से रेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ओके। और एक मैम, जैसे नींबू पानी पीते हैं खाना खाने के बाद, अगर नींबू पानी पिए तो इसका कोई फ़ायदा रहता है? कई लोग करते हैं जैसे नींबू पानी में डाल के नमक डाला खाना खाने का, दिस इज गुड फॉर हेल्थ। आप पी सकते हो थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ खास मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भी इससे कोई फर्क पड़ेगा या नेगेटिव या पॉजिटिव, कुछ भी न्यूट्रल टाइप का। मैम, एक क्वेश्चन है कि आपकी एक्सपर्टाइज जैसे आयुर्वेदा है, सो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम किचन में क्या क्या चीज़ें अपनी ऐड कर दें जिससे क्या होगा कि हमारा खाने पीने की हैबिट भी सुधर सकती है, या फिर हमारे को और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकते हैं विद सेम एफर्ट? फर्स्ट, देसी घी। कल भी मेरे एक आयुर्वेद आचार्य फ्रेंड हैं, उनसे हमारी डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि इस वर्षा ऋतु जो ये चल रहा है मौसम, इसमें ना कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाती है क्लाइंट्स को। तो अगर हम कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन देते हैं उससे भी ठीक नहीं होते चूरन से ना, तो घी ऐड करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो स्टूल को सॉफ्ट कर सके, आपकी बॉडी को क्लिनजिंग कर सके। तो घी खाना बहुत ज़रूरी है। आपकी किचन में एक अच्छा काऊ घी डेफिनेटली होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा जो हमारी इंडियन स्पाइसेस हैं, लाइक जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, इनको ओवर हीट पे नहीं इनको तड़का लगाना चाहिए, इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अगर हम इनको बॉयल भी करवाते हैं ना, लोग पानी को ना बहुत ज़्यादा बॉयल करते रहते हैं। जैसे धनिया का पानी पी रहे हैं, क्वाथ बना दिया, यूट्यूब पे चल रहा है कि भाई आज आप जीरे का पानी पी लो, इससे पतले हो जाओगे। आप उनको बॉयल नहीं करेंगे, आपने उनको जैसे ही बॉयल आना है बंद करके ढक के रखना है, इन्फ्यूज़ करके पीना है। जो हम पत्तों से पानी बनाते हैं ना, जैसे हमने तेज पत्ते का पानी लिया, या सपोज हमने क्या कहते हैं कड़ी पत्ते का पानी लिया,
उसको आप बॉईल कर सकते हो। धनिया जो फ्रेश ग्रीन लीव्स का ले रहे हो उसकी आप ग्रीन कोरिएंडर टी बनती है, आप बॉईल करके ले सकते हो, बट इंडियन स्पाइसेस को नहीं लेना चाहिए, ऐड होना चाहिए। दालें हमें थोड़ी देर भिगोकर ही बनानी चाहिए। ऐसा क्यों? एक तो उनके टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, इजीली डाइजेस्ट होती हैं, तो Okay. वो आपके लिए बहुत बेटर है रेदर देन आप कुकर में बना रहे हो। और बर्तन आप कुकिंग के जो यूटेंसिल यूज़ करते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप नॉन स्टिक तो वैसे नहीं यूज़ करना चाहिए, स्टील का बर्तन यूज़ करिए, मिट्टी के बर्तन आप यूज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम ये कि कुकिंग में टाइम लेते हैं, राइट। तो इसलिए आप दूसरे यूज़ कर रहे हो। अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हो तो उस पर फिर स्टील की कड़छी मत यूज़ करिए, फिर वुड की ही कड़छी यूज़ करिए, वो अलग केमिकल्स बना देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि फ्रेश खाना खाइए आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। ओके। कि आटा अगर आप बहुत सारे, जैसे अस्थमा वाले मेरे पेशेंट हैं जो बच्चे हैं, उनमें मैं आटा इमीडिएट गुदवा के फ्रेश खाना ही उनको सजेस्ट करती हूँ, और वो बहुत हेल्प करता है उनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस से क्योर करने के लिए। तो फ्रेश गूंदेंगे बेटर है। अगर टाइम नहीं है तो आप उसको थोड़ी देर पहले निकाल के रखिए ताकि वो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आप उसको कुक करिए। फ्रिज से निकलते ही आप गैस पे मत रख दीजिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एकदम से चेंज होगा। फ्रिज से निकलते ही माइक्रोवेव में नहीं रखना चाहिए। दो क्वेश्चन आया अभी इसी पॉइंट से आपके। आटा गूंदने की बात हम कर रहे थे, सो कई लोग क्या करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी आटा गूंद देते हैं, तो उसका भी खाने पे कुछ इफेक्ट रहता है क्या? बहुत, जितना आप उसको सॉफ्ट करोगे उसके उतने ग्लूटेन बॉन्ड जो है मैश होंगे, अच्छे से मिक्स होंगे, उतना ही आपके लिए वो डाइजेशन के लिए ठीक होगा। यानी प्रॉपर टाइम दे के आटे को गूंदना चाहिए, उसको थोड़ा तो प्रॉब्लम यही आ गई ना जहाँ से हमने बात शुरू की थी, टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है एक्चुअली में। और दूसरा मैम ये कि मुझे लगता है हमें हाउस हेल्प हायर कर लेनी चाहिए अगर आपके पास टाइम नहीं है। रेदर देन आप बाहर खाना खा रहे हैं रोज़, आप 2-3 हज़ार में हाउस हेल्प रखिए, बहुत ज़रूरी है। और हाउस हेल्प के बिना डाइट नहीं हो सकती, क्योंकि डाइट में बहुत ज़्यादा सब्जियां, बहुत ज़्यादा सैलेड चाहिए जिसकी कटिंग चॉपिंग बहुत होती है। तो मेरे पास जो फीमेल्स आती हैं, मेरे को याद है मेरे पास एक क्लाइंट है, मैंने उसका हाथ देखी, वो इतने कट रहे, कह रहे मैम आपने इतना कुछ तो दे दिया। मैंने कहा पहले सारे काम छोड़ के 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे के एक कटिंग चॉपिंग की मेड रखो, तब डाइट होगी, नहीं तो मुझे ही लगेगा कि मैंने क्यों दे दिया इतना काम ना। एग्जैक्टली। एक मैम ये है कि काफ़ी मिथ है कि माइक्रोवेव को लेके कि खाना को माइक्रोवेव नहीं करना चाहिए, सो वो कितना सच है? माइक्रोवेव का जो ये ना कहते हैं कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ करता है, बट प्रूवन फैक्ट्स हैं कि उतने टेम्परेचर पे कैंसर सेल की ग्रोथ नहीं होती है। अगर आप रिसर्च पेपर्स हम चेक करेंगे, और उससे ज़्यादा हाई जो हीट होती है उस पे हमारी जो कैंसर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। बट स्टिल हम अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि खाना अच्छे से कुक नहीं होता, और कहीं ना कहीं जो हीट भी होता है वो प्रॉपर हीट नहीं जाती है खाने में। और अगर आप माइक्रोवेव में यूज़ कर रहे हो तो जो बंद वाले यूटेंसिल्स आते हैं माइक्रोवेव के, वो वाले आपको यूज़ करने चाहिए। ऐसा क्यों? वही हीट जो है प्रॉपर जाए और उसकी जो माइक्रोवेव की रेडिएशन है वो खाने के अंदर ना जाए। ओके। तो देखो आप कुछ भी चीज़ एक्सेस में करोगे ना वो आपके लिए ख़राब है। अब एयर फ्रायर को लोगों ने इतना प्रमोट कर रखा है कि वो बहुत ज़्यादा, बट वंस इन अ वाइल इट्स ओके, लेकिन आप रोज करोगे उसके भी आपको साइड इफेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप तो पूरी मतलब कई डाइटिशियंस हैं, मतलब पूरा उनका इंस्टाग्राम ही एयर फ्रायर पे चल रहा है, ये बनाया एयर फ्रायर पे, ये बनाया, दिस इज रॉन्ग। तो वो एयर फ्रायर की ऐड कर रहे हैं या फिर नहीं, उनको ऐसा लगता है कि वो एयर फ्रायर में खाना बना के पतले हो गए। घी नहीं खाना चाहिए, घी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। मैं बहुत घी खाती हूँ। लगता तो नहीं है आप घी खाते? घी खाती हूँ इसलिए नहीं लगता। और आई एम 39 और मेरा बेटा 9th क्लास में है। सीरियसली? यस। ये तो गलत बात है। देसी घी खाना शुरू करिए। प्लीज शुरू कर दो आप भी। ओके। सो मैम एक चीज है कि ट्रेडिशनल, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल कुकिंग जो हमारी होती थी वो कितने हद तक सही थी? बहुत अच्छी थी, उसका कोई ड्रॉबैक नहीं रहता। ट्रेडिशनल कुकिंग मतलब नॉर्मल खाना जो हाँ, एक टाइप से खाना नॉर्मल बनाना, लेकिन जो हमारी ये वाली ट्रेडिशनल कुकिंग है ना, जिसमें तेल चल रहा है दबा के, सब्जियों को तड़के बहुत ओवर तड़के मिर्च मसाले रख रहे हैं,
वो बहुत खतरनाक है आपके गट के लिए, वो नहीं होने चाहिए। तो अभी आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या अगर हम अपने जो घर के नॉर्मल जो ऑयल कुकिंग ऑयल यूज करते हैं उसको अगर देसी घी से रिप्लेस कर दें, इज दैट ओके? आप देसी घी से ले, लेकिन उसका पोर्शन कंट्रोल, ठीक है? Okay. आप ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। आपको क्या कहते हैं 1 टेबल स्पून और 2 टीस्पून तक आप घी खा सकते हो। तो 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून हो सकता है देसी घी, आपके वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। पर ऐसा नहीं कि आज अगर मैं सब्जी में घी डाल रही हूँ 2 चम्मच अभी डाल रही हूँ, 2 दोपहर को, 2 डाल रही हूँ, 2 शाम को। आप नॉर्मल घी और मस्टर्ड ऑयल की कुकिंग यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल हार्ट पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आजकल एक नया जो चल रहा है ट्रेंड, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, स्प्रे करके खाना खाना। ऑयल्स के स्प्रे आ गए हैं, यस राइट। पैन पे जस्ट स्प्रे किया, आपकी बॉडी में फैट सेल्स बनेंगे ही, फैट सेल्स नहीं होगा, फैट नहीं जाएगा, तो आपके ब्रेन सेल्स कैसे बनेंगे? ब्रेन के नए सेल्स के लिए, नए जनरेशन के लिए फैट चाहिए। फैट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग फैट को विलन कहते हैं। तो हेल्दी फैट्स खाना लाइक एवोकेडो, देसी घी, वॉलनट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं या Over ओवर smart एक्टिव बन होके रहे हैं। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें एलिमिनेट ही कर रहे हैं अपने फूड से। लोगों को ना बस पतले होना है, किसी भी कॉस्ट पे होना है। और वो तो उसके लिए negative तो मील रिप्लेसमेंट शेक्स चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, आओ जी भाई मैंने इस शेक को पी के पतला हो गया, तुम आओ। एक दूसरा कह रहा है मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी, आपकी फ्रेंड ने, तो आप उसको कह रहे हो कि आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है, पर्सन टू पर्सन। मैं कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकती। मुझे मैं घर 8:30-9 बजे पहुंच रही हूँ और मुझे काम करके 1-1:30 बजे सोना है। मैं कैसे 6-7 बजे के बाद 1 बजे तक भूखी रह सकती हूँ? मुझे नींद ही नहीं आएगी ना, ऑब्वियस है। किसी को भी नहीं आएगी। तो आपका खाने 3 घंटे का, हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं, अगर जो क्लाइंट 12-1 बजे सो रहा है तो मैं उससे बोलती हूँ आप 9 बजे खाना खा लीजिए, 3-3.5 घंटे का गैप रखिए, बट ये नहीं कि आप 7 बजे खा लो। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग बोल देते हैं कि 7 बजे खाना खा लो, 6 बजे खाना खा लो। आप उसका लाइफस्टाइल तो देखो, वो जो सोएगा ही 8-9, जो 8-9-10 बजे सो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है 6 बजे खाना खाना, जिससे सोना ही 1-1:30 बजे है। किसी की मीटिंग ही रात को 1-1:30 बजे Exactly. है। मुझे अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट से कॉल लेनी तो मुझे रात को ही लेनी है ना, हाँ ऑब्वियस है। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो रात को क्या खा सकते हैं? अगर हमने मानो कि सपोज करो कि 6-7 बजे हमने खाना खा भी लिया, क्यों खाना? उसके बाद तो आप स्नैकिंग करोगे, वो ज़्यादा गलत है ना। या तो इससे अच्छा आप डिनर ही 9 बजे करो। मैं बोलती हूँ कि स्नैकिंग, मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि हम स्नैकिंग करना चाहते हैं। स्नैकिंग आपको मैं मखाना दूँ, कुछ भी दूँ, कार्ब्स है, वेट तो गेन होगा ही। इससे बेटर है कि आप 9 बजे खाना खा के उसके बाद अपनी ग्रीन टी, कैमोमाइल टी, जो हम पानी दे रहे हैं, ल्यूकवार्म वाटर पी के फिर अपनी कॉल्स ले लीजिए। अगर आप 9 बजे खाना खा रहे हो तो आपको 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। सो डिनर में अगर खाना खाने के बाद ग्रीन टी वगैरह लेते हैं, इज इट ओके? हाँ, लेनी चाहिए। कैमोमाइल टी में प्रेफर करती हूँ। कैमोमाइल टी से बहुत अच्छी नींद आती है एंड आपका माइंड भी फ्रेश रहता है। ब्लू टी आप ले सकते हो। Okay. गट खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, तो एलोवेरा जूस भी आप ले सकते हो। और अगर कुछ नहीं तो 1 गिलास गर्म पानी, कोसा पानी, ल्यूकवार्म। अगर आप बहुत गर्म लोगे तो बीपी बढ़ सकता है सोते सोते आपका। ल्यूकवार्म वाटर आपको पी के सोना चाहिए रात को। राइट, सो इट इज गुड फॉर द हेल्थ आयुर्वेदा में भी लिखा है मेद को घटाता है, अच्छा, मेद बोले तो फैट। फैट। मैम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज के टाइम में जो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा बीमारियां जो बढ़ रही हैं, उनका एक बेसिक जो सोर्स कह सकते हो, या सब बीमारियों की एक माँ है, सबका बाप है, डायबिटीज। डायबिटीज, यस यस। सो डायबिटीज इज समथिंग कि वो बहुत पॉपुलर है, हर दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सो इज इट समथिंग इन आवर एनवायरमेंट, और ये जो या ड्रास्टिकली जो चेंज आया पिछले 10-12 सालों में खाने पीने की हैबिट्स में, उसके कारण ये बढ़ रहा है? फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा सिंपल कार्ब्स बाहर। एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे ब्लॉक करूंगा, रोकूंगा। फैमिली हिस्ट्री मतलब ये है कि हम अगर हम 2000 से पीछे जाते हैं तब तो डायबिटीज वगैरह का कंसेप्ट मतलब सुनने में बहुत रेयर नहीं, फिर भी होती है, तब अवेयर नहीं होती। फैमिली हिस्ट्री में जीन्स तो होंगे ही आपके डायबिटीज के। राइट। आपको हम जब मैं भी किसी क्लाइंट की हिस्ट्री लेती हूँ या अपने स्टूडेंट्स को मैंने बताया, तो फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जीन्स आ चुके हैं आपके अंदर ना, बीपी के, ओबेसिटी के, माइग्रेन के, या कुछ भी है, आप वो जीन्स लेके ही आ रहे हो। दैट इज अ गिफ्ट, ठीक है। अब आप उस जीन्स को चेंज नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स को। Obviously. आप ये कर सकते हो कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट मत क्रिएट करो कि आपको वो प्रॉब्लम हो जाए, बढ़ जाए।
सम जीन्स आर रिसेसिव, सम जीन्स आर डोमिनेंट, ठीक है। तो अगर आपको क्या कहते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, आपको अभी तक डायबिटिक नहीं हुआ है, तो आप अवेयर रहो कि मैं इस बॉर्डर लाइन पे हूँ, मुझे कभी भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो मुझे ये प्रिकॉशंस लेके चलना है कि मेरे को अपनी डाइट में कम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड करने हैं, फ्रूट्स का एक लिमिट पोर्शन होना चाहिए, बाहर का खाना कम खाना है, अल्कोहल पे कट करना है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये बीमारी मैं लेके ही चल रहा हूँ अपने साथ ना। और ये मेरे अंदर जाके कब डोमिनेंट होगी वो चीज़ एक डिपेंड करेगी। तो फैमिली हिस्ट्री 100% हर बीमारी के लिए मैटर करती है। और अगर एक जनरेशन हमारी ऐसी निकल जाए जिसमें ये बीमारी नहीं हुई, तो कैन वी से दैट कि अब नहीं, अदर जनरेशन में आ जाएगी। जीन्स तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं ना। और बहुत बार कैसा होता है, आपके बच्चे को आपकी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, समटाइम थर्ड जनरेशन में जाके डोमिनेंट होते हैं, देखा गया है। तो आपके बच्चे को आपके जो पेरेंट्स वाली, दादू दादी नाना नानी वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपको जीन्स आर वेरी कॉमन, आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके भाई को कोई प्रॉब्लम है, वो आपके बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। राइट वो एक्चुअली एट द एंड ये जीन तो सब जीन का ही प्रॉब्लम चेन है। आपकी चल रही है। क्या हम अपने खाने पीने से अपनी जीन को बिल्कुल, मैंने बोला ना, मुझे पता है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे वो इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट करना। अवेयरनेस ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम मेरे जीन्स में है, तो मुझे देखना है। और हम क्यों क्लाइंट्स को या अपने स्टूडेंट्स को मैं बोलती हूँ कि फैमिली हिस्ट्री लो। सपोज आपने कहा मुझे हाइपरटेंशन आपको नहीं है, लेकिन आपके फादर को है या मदर को, किसी को है, दादू दादी को आपके हाइपरटेंशन है, और मैं आपको रात को दे रही हूँ सिनेमन का पानी लो, दालचीनी का, अजवाइन का गर्म पानी लो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, थोड़े दिन बाद आपको हाइपरटेंशन हो जाएगी। आप बोलोगे कि मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया है। ये अगर क्योंकि जीन्स तो पड़े हैं ना, अभी तक आपको है नहीं, लेकिन मैंने वो इन्वायरमेंट दे दिया, उन जीन्स को पानी दे दिया कि ऐसी खाद जो उनको चाहिए थी, तो उनको वो माहौल बना, वो डेवलप होगी, वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो फैमिली हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अपने बच्चे को ठीक रखना चाहते हो, तो पहले आप चेक करो आपको कौन सी बीमारियां हैं, आपके पेरेंट्स को कौन सी बीमारियां हैं, वो खाना या वो चीज़ें उनको मत दो, उनसे दूर रखो। सो आपने क्या देखा है कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो उनमें ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायबिटिक जो प्रॉब्लम हो रही है, ये मेनली बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल? और हाँ, डायबिटीज़ जो होती है ना, 3 तरह की होती है। दैट इज़ टाइप 1 जो आपको जेनेटिकली जीन्स के साथ होती है। सेकेंड इज़ अ टाइप 2 डायबिटीज़ जो हम नॉर्मली बहुत कॉमन है, उसको हम लाइफस्टाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। आपके वेट गेन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बहुत खाना आप खाई जा रहे हो, मीठा और रोटी चावल प्लेन बहुत है, प्रोटीन नहीं है, फाइबर नहीं है, उस लाइफस्टाइल की वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। एंड थर्ड इज़ द गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम होती है, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में जाकर होना, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद स्टार्ट हो जाती है। उसको अगर आप क्योर नहीं करते तो वो प्रेगनेंसी के बाद कंटिन्यू रह जाती है। तो वो चीज़ों को करना चाहिए। तो आपके पास मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आता है या मिलेगा आपको देखने के लिए, दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको हम 100% डाइट से रिवर्स कर सकते हैं, 100% बिल्कुल। बट प्रॉब्लम लगता होगा बहुत जल्दी, 1-1.5-2 महीने में अगर आप वो हेल्दी लाइफस्टाइल जीना सीख लो, आपकी शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, बढ़ेगी ही नहीं। अब यहाँ पर ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। बीपी, थायराइड, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। इनका सोल्यूशन लाइफस्टाइल चेंज करके ही है, टैबलेट नहीं है। आप टैबलेट ले रहे हो, कभी भी आप देख रहे हो टैबलेट की डोज कम नहीं हो रही, बढ़ेगी। आप 500 से शुरू करोगे, आप 1000 mg पे जाओगे, फिर इंसुलिन पे जाओगे। अगर टैबलेट सोल्यूशन होता तो आपकी बीमारी कम होनी चाहिए थी और टैबलेट की डोज कम होनी चाहिए थी। आप टैबलेट लो, कुछ भी लो, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। थायराइड में भी, डायबिटीज़ में भी, हाइपरटेंशन में भी, इवन स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी अगर आपकी फैमिली में है, तो आपको लाइफस्टाइल चीज़ों से ही ठीक होगा। डू यू बिलीव कि जैसे इंस्टाग्राम, स्विगी, जोमेटो, ये सब चीज़ें आ गई हैं, सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, स्विगी, जोमेटो आ गए हैं, हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हम चल ही नहीं पा रहे ना। और डायबिटीज़ के लिए ना, मैं यहाँ, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक कर लिया, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ डायबिटीज़ के पेशेंट से। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट क्या हैं, उनको लगता है कि दवाई हमें ठीक कर देगी। मतलब ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आप अवेयर हो जाओ। इट्स अ मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर। आज अगर आप अपने शरीर को, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे, ये आपकी किडनी पे, लीवर पे डैमेज डालेगी ही डालेगी। कितनी देर में डालेगी? मेरे पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स पता कब आ रहे हैं, जब उनका किडनी डैमेज हो चुका है। एंड अब वो लोग डर रहे हैं
किडनी डैमेज हो गया, अब इतनी लेट सिचुएशन में आओगे तो हम क्या ठीक करेंगे? आपका पहले डायबिटीज़ ठीक करेंगे, हाइपरटेंशन ठीक करेंगे, किडनी पे डैमेज आया आपको बीपी होना ही होना है, जीएफआर रेट कम हो जाएगा, आपके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ जाने शुरू हो जाएंगे, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, इतने डैमेज के बाद आता है। तो इतने डैमेज की वेट मत करिए, तब भी तो आप अब भी तो आप डाइट प्लान कर रहे हो ना, इतने डैमेज के बाद, इतने डैमेज के बाद आप डाइट प्लान कर रहे हो, अब आपको स्ट्रेस हो गया, मरने से डर लग रहा है। कल ही मैं मतलब मेरे जो ये असिस्टेंट है जसविंदर, मेरे को बोली थी कि लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब मरना है मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खा पी के मरेंगे। जब बीमारी इस लेवल पे आती है ना, मैंने देखा है अच्छों का बुरा हाल हो जाता है। मतलब उन जो क्लाइंट मेरे पास आता है उनकी जान निकली होती है कि भाई हमें बचा लो किसी तरह से, हमारा किडनी डैमेज हो चुका है, हमारा मसल लॉस खराब हो गया, हमारे यूरिन में प्रोटीन निकल रहे हैं। तो आप पहले क्यों नहीं आए? आप जब भी आए, जब जागो तभी सवेरा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसे माहौल पे मत पहुंचिए जब आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो हमें भी चीज़ें सेट करने में। और फिर जब डॉक्टर डरा देते हैं तो फिर लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है। तो थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने एक पेशेंट को बहुत झाड़ा, वो बोलते डॉक्टर कह रहे हैं डायलिसिस करना पड़ेगा, जबकि टेस्ट काफ़ी बेटर थे उनके, क्रिएटिनिन लेवल्स भी काफ़ी कंट्रोल हो गए थे और यूरिक एसिड भी उनका नॉर्मल था। पर डॉक्टर ने उनको एक अवेयरनेस के लिए बताया था क्योंकि उनका जीएफआर रेट 20 था एंड उनका डाइट से जीएफआर रेट भी इंक्रीज हुआ है, 21-22 तक हम लेके गए हैं, जो डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो चीज़ें बेटर हैं, बट डॉक्टर ने फिर भी उनको बताया कि कभी भी आपको बुखार होगा तो आपके क्रिएटिनिन लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, तब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट रह सकती। तो वो इतना डर गए। तो मैंने बोला ये तो आपको सुनना ही पड़ेगा ना, यहाँ तक आप खुद ही पहुंचे ना। हाँ, exactly. आप 30 ईयर से डायबिटीज़ की मेडिसिन खा रहे हो, आप 30 ईयर से हाइपरटेंशन एंग्जाइटी की मेडिसिन खा रहे हो, किडनी तो डैमेज होगी ही होगी, लीवर तो डैमेज होगा ही होगा। जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है, मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू उनको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ टाइमली अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, क्योंकि करना तो है, ये डिपेंड करना पड़ेगा ही कितने डैमेज के बाद आप कर रहे हो। राइट। और आप अपना बुढ़ापा हॉस्पिटल में गुजारना चाहते हो या घर पे, उस पर भी डिपेंड है। Exactly. और सेम विद द स्ट्रेस और एंग्जाइटी के पेशेंट्स को मैं बोलती हूँ कि आपको स्ट्रेस से बाहर आना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई बोलता है कि काउंसलिंग के लिए जब लोग आते हैं मेरे पास कि इस चीज़ का स्ट्रेस है, इस चीज़ का, तो मैं बोलती हूँ कि देखो बाहर तो तुमको आना ही पड़ना है, वो देखना है कि कितने डैमेज के बाद आप आओगे। तो बेटर है कि आप पहले आ जाओ, इतनी, क्योंकि जब ऑर्गन्स डैमेज हो गए तब आपको डॉक्टर ने ही कुछ भी खाना बंद कर देना है। बिल्कुल। किडनी का डाइट प्लान सबसे टफ होता है, मुझे पढ़ाने में भी टाइम लगता है, लिखने में भी टाइम लगता है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन देनी होती हैं और हर चीज़ बहुत कंट्रोल से करनी होती है। तो इतने डैमेज तक जाना ही क्यों, जब हम टाइम पे हंसते खेलते अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है मैम, काफ़ी सीरियस हो गया। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन है, कोई एक ऐसा फूड या फ्रूट जो आप कह सकते हो एक रामबाण है जो आपको बहुत बेनिफिट देगा? देखो एक फ्रूट तो ऐसा कोई भी नहीं है, डिपेंड करता है, अलग अलग सारे ही फ्रूट्स हैं। कैंसर पेशेंट्स में मैं ब्लूबेरी सभी को देती हूँ। ब्लूबेरी सभी को देती हूँ। कैंसर पेशेंट में, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को निकालती है। अब मैंने इतनी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी है कि ब्लूबेरी को कंपेयर कर रहे हैं गावा के साथ, ऑरेंज के साथ, ये क्यों इम्पोर्टेड फ्रूट खाया जाए। बट ब्लूबेरीज में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लाइक एंथोसिनाइन एंड बहुत सारे फ्लेवोनाइड्स हैं जो एक्चुअली में आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को निकालते हैं। और अगर आपको अपनी बीमारियों से बचना है ना किसी भी तरह, अपने लीवर को संभाल लो। लीवर इज़ द मेन वाइटल ऑर्गन, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। और इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन हमारा, जो हमारी बॉडी के काफ़ी सारी चीज़ों का कंट्रोल करता है। तो अभी ये जो ब्लूबेरी की हम बात कर रहे हैं, ये आप ड्राइड जो होती है वो फ्रेश वाली जो सीजन में आती है। अगर इंडियन फूड में अभी जैसे जामुन का सीजन है, मैं जामुन बहुत देती हूँ, लोग जामुन ही नहीं खाते। पहले के लोग कितनी चीज़ें खाते थे, जामुन के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मतलब हमने मैंडेटरी करके लिखे हुए हैं कि आपको 10 to 15 जामुन खाने ही खाने हैं। तब लोग खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो जामुन नीचे गिर के खराब हो जाते हैं। अभी जब जामुन का था पीछे, तो मुझे इतनी एडिक्शन हो गई थी कि मुझे रोज़ चाहिए एक कटोरी भर के ना, तो वो खराब भी जल्दी होता है ना, तो मैं डेली के लिए कि जामुन लेके आना, मैं अपने हस्बैंड को जामुन लेके ही आना, मैंने डिनर के बाद भी जामुन खाना है थोड़ा सा। भी यही बोलते हैं जामुन लेके आना, लेकिन फ्री वाले जो ऑफिस में लगे हैं। देखो जामुन खाना जरूरी है, चाहे वो फ्री का या पैसों का। जामुन के जो बेनिफिट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हमेशा खाने चाहिए और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं आपको। सीजनल से याद आया मैम कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हर फूड हर सीजन में अवेलेबल है। तो
is it okay to eat that food if it is available? नहीं नहीं, आपको सीजनल फ्रूट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जामुन के सीज़न में जामुन खाइए, पपीते का जब सीज़न है तो पपीता, पियर का सीज़न है तो पियर। सीजनल फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद खाओगे तो वो वृद्धाहार में ही आएंगे, आपको गट पे अच्छा काम नहीं करेंगे। ओके जैसे अब मान के चलते हैं कि अब आज के टाइम में इस सीजन में मानसून में गाजर नहीं होती है, अगर हम गाजर खाएंगे तो क्या ऑरेंज गाजर तो आ रही है। ऑरेंज गाजर तो हाँ आ रही है। हाँ, ऑरेंज गाजर बारिशों के सीजन में ही आती है तो वो खा सकते हैं। वो सारा टाइम वही मिलती है। हाँ। इज इट ओके? सेम बेनिफिट है उसका भी? कलर्स के, कैरोटीन्स के फर्क हैं, पर थोड़े बहुत बेनिफिट्स हैं, आप खा सकते हो कभी कभी। ओके एंड व्हाट अबाउट कि और जैसे सर्दियों में और क्या क्या आता है यार? अब हम जो बारिश में नहीं देते, पत्तेदार सब्जियां नहीं देते। हाँ पत्तेदार सब्जी। पालक नहीं दे रहे, मेथी नहीं दे रहे, नहीं खानी चाहिए। वो वात को भी बढ़ाएंगी, ऑक्सलेट्स भी ज़्यादा होते हैं, स्टोन्स भी बनाते हैं, डाइजेशन नहीं होती, तो वो नहीं खानी चाहिए। तो बचता ही घिया, तोरी, टिंडे या घर की दालें हैं इस मौसम के लिए। तो आलू बचते हैं। दालें भी खाना प्रॉब्लम है क्या? दालें खानी चाहिए, साबुत दालें कम खाओ। जो धुली दालें होती हैं जैसे धुली मूंग हो गई, हरी मूंग हो गई, ये सारी चीज़ ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू। जो मैं नहीं देती अपनी डाइट में, सबसे ज़्यादा नापसंद करती हूँ देना राजमा। बहुत वाई करते हैं, चाहे प्रोटीन का सोर्स है, बहुत वातिक होते हैं, बहुत गट के लिए अनहेल्दी होते हैं। तो राजमा और वाइट छोले से मैं बचाती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप खुद नहीं खाते ना, इसलिए आपको बस राजमा से बड़ी सही कह रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा कि आज मैंने स्पेशली अपनी वाइफ को कह के राजमा बनवाए हैं। मेरे घर में राजमा बनते ही नहीं है, और लकीली ना मेरे हस्बैंड को पसंद है ना मेरे बेटे को ज़्यादा पसंद है। तो जब मेरे हिमाचली फ्रेंड्स हैं, मनाली से ना, मेरे क्लासमेट्स हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो जब आते हैं ना तो उस दिन राजमा ऑर्डर किए जाते हैं उनके लिए, कुकर भर के राजमा। मतलब उन लोगों को इजी डाइजेस्ट हो जाते हैं। आप देखो वो पहाड़ों पे रहते हैं, कितनी वॉक करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम राजमा दिन रात में भी खा सकते हैं। ठंड का भी टेम्परेचर है, चलना भी बहुत है, उनके लिए वो डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन मिलेगा और वायु नहीं बनाएगा उनके। बट हम जिनको डाइजेस्ट हो जाता है उनके लिए ओके है, राइट? या किसी के लिए वात बहुत बढ़ाता है, कम खाना चाहिए। मतलब अगर राजमा महीने में 4 बार खाओगे या 1 बार मैक्सिमम। सो महीने में 1 बार ही तो खा सकते हैं ना? महीने में 1 बार खा सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि मेरा फेवरेट है राजमा। बहुतों का फेवरेट है और मैं नहीं देती। मेरे को लगता है मैं सबको सब कुछ खाने के लिए देती हूँ, बस राजमा ही नहीं देती। मैं चाय भी पीने को देती हूँ सबको। मेरी वाइफ सुनेगी तो वो कहेगी कि राजमा बंद है, हम नहीं मिलेंगे। ओके, सो मैम do you have same kind of take on white चने और black चने? ब्लैक चना इज़ हेल्दी, वो फिर भी डाइजेस्ट होता है। वाइट चना राजमा के बाद आता है, तो उसको भी हम कभी कभी देते हैं, और राजमा भी वेरी रेयर, राजमा और वाइट रेयर को अवॉइड करते हैं। व्हाट अबाउट कि जिन लोगों को ब्लैक चना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा? हाँ, नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों को सांबर की दाल भी गैस्ट्रिक करती है, तो वो पर्सन टू पर्सन हम पूछते हैं, तो फिर नहीं देते उनको। मेरी वाइफ को जैसे उन्होंने एक बार सुबह खा ली है ना, तो इट इज़ श्योर अगले दिन उनका सर दुखना है, वॉमिट होएगी, परेशान होएगी पूरा दिन। हाँ, तो फिर वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही ना। हर बॉडी के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या पता उनकी बॉडी एलर्जिक हो ब्लैक चना को लेके, मे बी तभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही ना स्मॉल इंटेस्टाइन उसे। अगर वॉमिटिंग आ रही है तो वो एलर्जिक होंगे, ब्लैक चना उनको सूट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो बॉडी, एक होता है कि भारीपन लग रहा है, डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है, ले रही है, लेकिन वो बाहर ही फेंक रही है वॉमिटिंग करके, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, वो एलर्जिक हो सकता है। वो नेक्स्ट डे प्रॉब्लम आती है। हाँ, वो थोड़ा टाइम पड़ा रहता है ना स्टमक में, फिर धीरे धीरे जाता है सब, फिर वो उधर जाता है। सो इज देयर एनी बाईपास की वो ऐसा ना हो प्रॉब्लम? कोई ना खाएं, जिस फूड से एलर्जी है वो खाना ही नहीं। वो खाना ही नहीं है। ओके, so ma'am, this is the most important question, as you are training the women also for their health, fitness and all these things, and being a dietitian also. So एक हाउसवाइफ को खाने के अंदर अपनी फैमिली के लिए खाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर लेनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो खाते हैं नहीं खाते, पसंद है नहीं पसंद है, जो कि उनकी पूरी फैमिली को हेल्प करने वाली है हेल्दी होने में? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि फीमेल जो है रूट होती है, किचन उसके हाथ में होता है, तो वो हेल्थ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करे। पहले सोचे कि हर चीज़ चाहे वेराइटी ऑफ फूड होना चाहिए। कि आज हम चीला ले रहे हैं, आज परांठा, प्लेन परांठा अवॉइड करें। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है नमक ज्वाइन का परांठा, उससे तो स्टफ़ परांठा ले ले। आटा, नमक, तेल, ये तीनों ही आपके ब्लड शुगर इंक्रीज़ करेंगे। जब आप आटे को स्टफ्ड कर देते हो किसी सब्जी से, गोभी से, तो आटे का ग्लाइमिक इंडेक्स चेंज होता है, तो वो इतना लोड नहीं डालेगा। तो प्लेन परांठा की बजाय स्टफ़
परांठा, वैरायटी ऑफ फूड्स होने चाहिए, पानी सब ले रहे हैं कि नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जाना चाहिए, तो सीड्स लाइक नट्स, चिया सीड्स, ये सारी चीज़ें डाइट में होनी चाहिए सुपरफीड, ताकि उनका मैक्रो और माइक्रो लेवल पूरा हो। प्रोटीन कंटेंट हो हर मील के अंदर, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन एवरी मील में डालेंगे तो हम प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हैं, और वाटर इनटेक सबका पूरा हो। ये तो हो गया टेक्निकल टर्म में। अब लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आप आइटम्स के नाम बता सकते हो कि ये चीज़ें इंक्लूड कर लो। पीली दाल, पीली दाल, पनीर आपका ऐड होना चाहिए, घर का निकला खा सकते हो क्योंकि बाहर आजकल बड़ी मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। अदरवाइज अच्छे ब्रांड का पनीर। एग नहीं खाते तो पनीर, टोफू होना चाहिए, और ब्लैक छोले, और दाल का चीला, ओके, पालक का चीला, किनोवा का दलिया, सूजी उपमा हम देते हैं। अगर सूजी उपमा खा रहे हो तो वेजिटेबल ज़्यादा होनी चाहिए, सूजी कम होनी चाहिए। ओके, ओट्स की इडली, इस तरह की चीज़ें हमें डाइट में डालनी चाहिए। ओट्स की इडली, और खाली ओट्स अगर हम ओट्स भी खा सकते हो, अगर वैरायटी चाहिए तो ओट्स की इडली ले। दलिया, दलिया भी अच्छा है, वेजिटेबल दलिया, दाल दलिया आप ले सकते हो। दलिया की जगह किनोवा दलिया ले लो, उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको लोगों को टेस्ट नहीं लगता, बट किनोवा दलिया इज बेटर। प्रोटीन ज़्यादा है, थोड़ा सा फाइबर ज़्यादा है, कम्प्लेक्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स फॉर द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कभी भी जब डिनर में दलिया हम खा सकते हैं। हाँ जी। एंड व्हाट अबाउट खिचड़ी? खिचड़ी बहुत ही अच्छी है, अगर किसी को गट के इश्यू है तो खिचड़ी हम 2-2, 3-3 दिन भी देते हैं हफ्ते में। और नाइट में हो, मॉर्निंग में खा सकते हैं। तो खिचड़ी कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है क्या? अगर आप उसमें घी का तड़का, हींग या जीरे का तड़का लगा रहे हो तो नहीं करेगी। नहीं करेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम कर सकती कई लोगों की कर सकती है। कईयों की गट ना बहुत वीक होती है। मेरे पास एक केस चल रहा है, उनको घिया, तोरी, टिंडी के अलावा कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, और वो खा लेते हैं। वो उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना उनके पास। अगर उन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा खाया तो उनको बहुत ख़राब होगा। तो फिर हम उनको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की खिचड़ी, सूजी जो है इजीली डाइजेस्ट होती है, लीवर पे लोड नहीं डालती, तो वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करके दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खिचड़ी, जिसको अगर शुगर की प्रॉब्लम है उसको खिचड़ी कैसे नुकसान हो सकता है? क्योंकि राइस तो बंद करते हैं, मना करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस पोर्शन कंट्रोल करना है। खिचड़ी में आप राइस भी 30% राइस, 70% दाल और थोड़ी सी वेजीज ऐड करो तो कंप्लीट मील बन जाती है आपकी। राइट। तो खिचड़ी के साथ कॉम्बिनेशन बेस्ट कौन सा रहेगा? घी, दही या घी तो जाएगा ही जाएगा। घी तो जाएगा। घी के साथ दही डालेंगे तो चलेगा क्या? घी के साथ खाओ या फिर दही के साथ, पर जो तड़का होगा वो तो घी में ही लगेगा। हाँ, ऑब्वियस है, तड़का तो घी में ही लगेगा। आप दही को, हम बोलते हैं ना, डाइल्यूट करके खाना चाहिए। लोगों को लगता है कि वो ठंडा है, बट दही इज़ अ गरम। वो अगर आप ले रहे हो तो उसको डाइल्यूट करके लो घी, दही को। ओके। तो शाम के टाइम दही खाना, इज दैट ओके? डिपेंड पर्सन टू पर्सन। रात को नहीं खाना चाहिए। ओके, रात को नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, राइट। अगर किसी का मन करे तो नुकसान भी है। वंस इन अ वाइल खाओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। देखो, लोग कहते हैं थायराइड में ब्रोकली नहीं खानी, थायराइड में सोया नहीं खाना, और ये चीज़ नहीं खानी। वो आपको नुकसान जब होगा आप जब रोज़ ब्रोकली खा रहे हो, आप रोज़ सोया खा रहे हो। अब मेरे पास फीमेल पेशेंट है, मैं उनको सोया देती हूँ थायराइड में, तो वो बार बार मुझे, आपने देख लिया हमें थायराइड है, थायराइड का पेशेंट है। मैंने कहा मुझे पता है, कहते आपने सोया दे दिया। तो मैंने कहा सोया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल अदर हार्मोन, जो उसका मेन हार्मोन है दैट इज़ एस्ट्रोजन, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके साइकिल के लिए सोया खाना। तो अगर मैं उसको सोया बिल्कुल ही हटा दूंगी तो दूसरे इश्यूज भी तो आ सकते हैं ना। तो मैंने कहा कि सोया थायराइड पे तब इफेक्ट करेगा जब मैं आपको रोज सोया, टोफू इसी पे रख रही हूँ। वंस इन अ वाइल में आपको प्रॉब्लम नहीं आती। राइट। कुछ ऐसा होता है, कुछ फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है, बड़े पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं। पानी ना पीना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, और बहुत सारे लोगों को डेयरी से भी एलर्जी होती है, दूध वगैरह से। इज इट समथिंग अबाउट हार्मोनल प्रॉब्लम आल्सो? हार्मोनल प्रॉब्लम, पीसीओडी, पीसीओएस। और अभी पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में बात की है, तो इसी के बारे में बताइए जरा कि खाने में हम क्या चीज़ें इंक्लूड करें कि कंट्रोल किया जा सके, प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके, या बेसिक रीज़न क्या रहता होगा? पीसीओडी का बेसिक रीज़न है कि खाना को भी चेंज करना है, प्लस वेट गेन एक बहुत बड़ा रीज़न है पीसीओडी का। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। सिटिंग में रहना इज़ द रीज़न। तो इन सभी रीजंस पीसीओडी में ना, जब हम डाइट प्लान देते हैं 3 रीजंस पे वर्क हम करते हैं, जो मेन 3 रीज़न होते हैं। वन इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब आपको डायबिटीज़ वाली डाइटरी गाइडलाइन सारी फॉलो करनी है पीसीओडी के पेशेंट में। और सेकंड इज़ इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी फूड खाना है।
एंड थर्ड इज एक्सेस ऑफ एंड्रोजन, मतलब मेल हार्मोन ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू फीमेल, तो हम वो खाना देते हैं जो फीमेल हार्मोन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज़ हेल्दी फैट्स ऐड करते हैं, बनाना ऐड करते हैं जिससे फीमेल हार्मोन्स बढ़े और मेल हार्मोन कम हो। इन्फ्लामेशन के लिए हम ओमेगा 3 डालते हैं, ब्लू टी देते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए फ्रूट के ऊपर ब्लैक पेपर सिनेमन डाल के, तो अगर आप ये 3 रीजंस को कम कर लेते हो तो आप ठीक हो जाते हो। और अभी मैंने एक रिसेंटली अपने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, दैट इज़ वेलनेस वुड्स, और इसमें हमने एक हर्ब्स का कॉम्बिनेशन बनाया है बच्चों के लिए, दैट इज़ अ पीसीओडी रिवर्सल टैबलेट है, जिसको आप 3 महीने खाएंगे तो आपका पीसीओडी क्योर हो जाएगा 100%। मतलब कुछ ऐसे कंडीशंस भी टर्म्स वगैरह के क्या फॉलो करना है, कुछ नहीं करना? उसके साथ साथ हम आपको अपने सभी क्लाइंट्स को गाइडलाइंस देते हैं, जैसे सीड साइकिलिंग सिखाते हैं आपको करनी चाहिए, पीरियड्स के साइकिल के अकॉर्डिंग आपको सीड्स खाने चाहिए। फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स में फ्लेक्स सीड और पम्पकिन सीड्स, एंड आफ्टर 15 डेज सेसमे और सनफ्लावर। तो ये हम 6 मंथ्स के लिए करवाते हैं पीसीओडी में, तो काफ़ी हेल्पफुल है। सो विद इन 3 to 4 months हमारे पास रिजल्ट आएगा, आराम से रिजल्ट आ जाता है। ओके, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा मैम इसका? नहीं, हर्बल है। हर्बल है, एक हर्बल से भी कंसेप्ट चल रहा है कि आजकल बड़े हर्बल टी है और काफ़ी सारे आजकल हर्बल को भी बेचारे आयुर्वेदा को भी इतना बदनाम कर दिया गया है, क्योंकि हर्बल में भी ना इतने सारी चीज़ें वो डाल दी गई हैं, क्या कहते हैं, स्टीरॉइड्स या कुछ चीज़ों को ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि जिससे उसको रिजल्ट जल्दी मिल जाए पर साइड इफ़ेक्ट्स हुए, तो गलत है। हमारा जो ब्रांड है उसने क्या किया है, आयुर्वेदिक हर्ब्स को न्यूट्रास्यूटिकल के साथ मैच किया। अभी तक आप देखेंगे मल्टीविटामिन ही मिल रहे हैं या हर्बल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। हमने कुछ जड़ी बूटियां उठाई और कुछ हर्ब्स उठाई, उनका हमने कॉम्बिनेशन बनाया आपकी बॉडी के लिए बेस्ट। ओके, दैट इज अमेजिंग। तो मैम एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अब हम बात कर रहे थे हर्बल का, कुछ लोग क्या करते हैं फूड सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं हर्बल लाइफ वाले, और इज इट ओके टू यूज दोस? देखो, फूड को रिप्लेसमेंट कोई चीज़ नहीं हो सकती। जो ये कंपनियां कर रही है ना, वो आपको हेल्थ नहीं दे रही, पैसा ही दे रहा है। और अगर आपको शेक पी के ही पतले होना है तो आप सुबह बनाना शेक ले लो, रात को आप स्मूदी ले लो, ठीक है। आप क्यों अलग अलग तरह की टीज़ पी रहे हो इन कंपनीज़ की जिसमें कैफीन कंटेंट इतना ज़्यादा है? आपको कैफीन ही लेना है ना अलर्टनेस के लिए, आप एक ब्लैक कॉफ़ी का शॉट ले लीजिए, तो गलत है ये। राइट। और कभी भी आप अपना खाना छोड़ के आप जो पतले हो गए वो आपको साइड इफ़ेक्ट करेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। और आप देखिए कि आपका जो कोच है उसको कितनी नॉलेज है। अभी कुछ कंपनी है, उन्होंने हर एक कोई हेल्थ कोच बना दिया डब्बे बेचने के लिए ना कि वो इजी आप हेल्थ कोच है। Exactly. ये आप जिससे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप देखो उसके पास नॉलेज है, वो आपको क्वेरी का आंसर कर रहा है कि ये नहीं कर रहा। क्योंकि मैं बताती हूँ, ये जो शेक्स वाली थ्योरी चल रही है, इनको जो इनके कोचेज होते हैं ना, इन्हें 4 शब्द सिखा दिए जाते हैं, इसमें प्रोटीन है, इसमें फाइबर है, ये आपको एनर्जी देगा। आपको ये किसी को भी देना है, इससे आप पतले हो जाओगे। उनको यही पता है और वो यही हर एक को आगे चेप रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, मैं ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो करती हूँ, और एक दीदी थे बीमार हुए, कुछ ऐसे बीमार थे कि उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा, आईसीयू में बहुत दिन रहे, वो किडनी पे उनके इशू आ गया। अभी हम किडनी में जब इशू आता है, आपको प्रोटीन का डाइट एकदम से कम करनी पड़ती है, क्योंकि क्रिएटिन यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो घर आए थोड़े टाइम में, एक और वो आ गया सेंटर में बंदा जो मेडिटेशन कर, उसने कहा दीदी आप ये डब्बा पियो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा, आपकी सारी कमज़ोरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ठीक हो गए। अब उसको यही सिखाया गया है ना, तो उसने अपने हिसाब से कहा कि ये आपकी ताकत करेगा। भाई देख तो लो आप किसको दे रहे हो उनको, अभी वो आईसीयू से आई हैं, आप उनको डब्बा पकड़ा रहे हो पीने के लिए, उनकी किडनी कितनी डैमेज में चली जाएगी। सही बात है। तो ये चल रहा है इंस्टाग्राम पे, इन सबके हेल्थ कोच, हेल्थ फिटनेस कोच रख के, एंड बिग कंपनीज हैं, इनको कोई सू कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो लंबे कोर्ट केसेस चलते हैं। एग्जैक्टली। फिर तो यही है ना कि ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, हाँ, और इंस्टाग्राम पे अपना लंबा वो शुरू हो जाता है, कॉलेज खोल देते हैं अपने। ठीक है मैम, एक चीज़ ये थी कि जैसे हम बात करें फूड सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोग, क्योंकि ये भी आजकल ऐसा हो गया ना कि फूड सप्लीमेंट मेन कोर्स जो हमारा मेन खाना है उसको रिप्लेस कर रहे हैं लोग। देखो, मैंने खुद ब्रांड बनाया, वेलनेस फूड सप्लीमेंट्स का ब्रांड बनाया है, प्लस मैंने वो सप्लीमेंट्स बनाए जो आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आपको हेल्प करेंगे। सप्लीमेंट्स
इज अ सपोर्ट सिस्टम, वो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर सकते हैं, आप थोड़े टाइम के लिए ले सकते हो। जैसे Right. मैंने बोला कि मैंने एक स्लिमिंग टी बनाई है, पर मैंने ये नहीं कहा कि आप इसको सारी लाइफ टाइम लो, आप 1-2 महीने लो, आपका मेटाबॉलिज्म होगा, आप छोड़ सकते हो। आप किसी भी चीज़ पे डिपेंड मत हो। सप्लीमेंट्स आर सपोर्ट सिस्टम कि आप बीमार होके उठे, आपके अंदर बहुत कमजोरी है, आपने एक मल्टीविटामिन स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप खाने को रिप्लेस करके आज आप नाश्ते में एक गोली ले रहे हो और रात को एक गोली ले रहे हो, वो गलत है। राइट, एग्जैक्टली। क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा किया हुआ कि मतलब खाना छोड़ देंगे लेकिन पर सप्लीमेंट्स नहीं छोड़ रहे हैं, ये गलत है। जबकि होना ये चाहिए कि सप्लीमेंट शुड बी फॉर ओनली दैट थिंग सपोर्ट सिस्टम जो कि आप मिस कर रहे हो। हाँ, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए और लॉन्ग टर्म तो कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल डाइट है उसमें किस टाइप का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल मिसिंग होते हैं? बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स तो डेफिशिएंसी होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं होते, ओमेगा 3 नहीं होते। फिर जो वेजिटेरियन है उनमें प्रोटीन की इशू बहुत आ जाता है, प्रोटीन की डाइजेशन नहीं है, तो वो सारी चीज़ों के लिए हमें सपोर्ट सिस्टम लेना होता है। और कब हम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, जैसे एज हो रही है तो हमें सप्लीमेंट की रेंज चाहिए। जैसे मैंने फीमेल सप्लीमेंट रेंज बनाई है क्योंकि मुझे लगा कि जब फीमेल मेनोपॉज की तरफ जाती है तो उसकी बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो एक मेल भी नहीं समझ सकता, और उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि उस जर्नी को वो आराम से क्रॉस कर ले। तो इसके लिए हमने सप्लीमेंट बनाया है साइकिल केयर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक उस टाइम एक सपोर्ट सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड रहती है। ओके, इज दैट हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करती हैं वो Okay. चीज़ें, जड़ी बूटियाँ ना। ओके 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 ओके। सो मैम, एक चीज़ ये कि यू हैव ट्रीटेड सो मैनी पेशेंट्स, आई थिंक मोर देन 3000 पेशेंट इन लास्ट मैनी ईयर्स। सो अभी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था जो आपको लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल था, इसको हैंडल करना, टैकल करना, एंड ऑल विद ऑल गॉड ग्रेस वो सब अच्छा हुआ एंड ही और शी इज नाउ मतलब मेरे पास तो आप मेरा गूगल आप डालोगे डॉक्टर फिबा बाबा को, सारे केसेस ही वो मिलते हैं जो मतलब बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मैं बोलती हूँ मेरे पास थक हार के क्यों आते हैं, फ्रेश क्लाइंट क्यों नहीं मिलता है। Okay. और बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेरी एक क्लाइंट थी अम्बाला की, बहुत वेट रिड्यूस किया उसने अच्छा खासा, मतलब देखते देखते मैं भी हैरान होगी कि इतना अच्छा, मतलब बेली फेट भी चला गया, बहुत अच्छा रिजल्ट था उसका। और उसने ना IVF ट्राई किया होता, एक डॉटर थी उसके पास पहले, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि आप नहीं हो सकते प्रेग्नेंट, आपका IVF भी फेल हो गया, IVF का भी सोल्यूशन है दूसरा भी। तो मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने बोला कि AMH बहुत कम है। AMH इज अ एंटी मिलोरिन हार्मोन जो हेल्दी फैट से बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अब ये बढ़ेगा नहीं, AMH इंक्रीज हो सकता है अगर आप अपनी डाइट करते हो। जब आप मेनोपॉज के टाइम आते हो या अर्ली मेनोपॉज, तब भी आपका AMH जो है डाउन होना शुरू हो जाता है। Okay. कि कितने एग्स बचे हैं। तो हमने कहा कि हम उसको डाइट से मैनेज करेंगे, और अभी वो नेचुरली प्रेग्नेंट है और बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी चल रही है। Seriously? यस। बट डॉक्टर ऐसा मना क्यों कर देते हैं फिर? प्रोफेशन, पैसे भी तो कमाने। ऐसा नहीं होगा, तुम वैसा कर लो, उसमें इतना पैसा लगेगा, ये चीज़ें। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप लोगों को गलत डायरेक्शन दे रहे हो। डॉक्टर हो तो आपको, आपके पास गाइडेंस के लिए आ रहे हैं लोग। देखो हर एक का बिजनेस है, यहाँ पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। कैंसर पेशेंट्स में भी हॉस्पिटल्स में बहुत बुरा हाल चल रहा है। कीमोथेरेपी, आई एग्री कीमोथेरेपी देनी है, रेडियोथेरेपी देनी है, पर आप देखो पेशेंट टॉलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप पेशेंट्स को, डॉक्टर कह रहे हैं आपको डाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो पेशेंट्स, आई एम ऑन्को डाइटिशियन सर्टिफाइड, और जो कैंसर के पेशेंट कीमोथेरेपी के साथ, रेडियोथेरेपी के साथ डाइट ले रहे हैं, उनमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाले। और उनको थेरेपी एक साथ दे रहे हैं, वो ये भी नहीं देख रहे कि पेशेंट अब कितनी टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं। उनको लिखा है कि बुक्स में इतनी डोज है कीमोथेरेपी की, तो इतने सेशंस देने ही देने हैं। तो और साथ में नहीं डाइट की कोई परवाह नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, तो ये गलत है। मेरे खुद के फैमिली में है कैंसर, मेरे फादर इन लॉ को कैंसर डायग्नोज हुआ। हमने बहुत जगह सेकंड ओपिनियन भी ली। उनका ब्रेन का इशू भी है, हार्ट सर्जरी भी है, कुछ और इशू है कि उनकी थेरेपी करनी चाहिए। एक डॉक्टर ने बोला कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आप थेरेपी स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो पेशेंट्स को देखती हूँ कि कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपकी माउथ हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बॉडी वेट गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो जबकि दूसरे डॉक्टर्स ने हमें पूछा, उन्होंने सही सजेशन दिया कि आप देखिए आप इनकी लाइफ कितनी एक्सपेक्ट करते हैं, उस हिसाब से आप थेरेपी के बारे में जाइए, क्योंकि फिर वो लाइफ हेल ही होगी जितने भी साल होंगे ना। Exactly. तो हमने नहीं स्टार्ट करवाई। एक इम्यूनोथेरेपी हम ले रहे हैं, उससे उनको थोड़ा बेटर लग रहा है, बट हम रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी पे अभी नहीं गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी नहीं लेनी चाहिए, दैट इज़ अ सोल्यूशन फॉर
कैंसर पेशेंट्स, वो आपके कैंसर सेल्स को तो डेड करती है बट वो आपके अच्छे सेल्स को भी डेड कर देती है। तो एक अच्छी डाइट उस टाइम करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी में वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ ही ना बने। अभी मेरा एक कैंसर पेशेंट है, उनके लिम्फ ग्लैंड्स में नोड्स थी, 1.5 सेंटीमीटर की थी। 45-50 डेज में उनकी गांठ छोटी हो गई है। पहले उन्होंने उसकी गांठ की बायोप्सी बोली थी, अब उन्होंने बोला कि इतनी छोटी है हम बायोप्सी नहीं कर सकते, एक बार पेट स्कैन रिपीट करते हैं। तो डाइट आपको इफेक्ट करेगी ही करेगी। सो डाइट का इतना इम्पोर्टेंट रोल है, बट व्हाई वी आर नॉट खाना इज अ फ्यूल ना। आप जो खाना पेट्रोल डालोगे वही तो एनर्जी होगी। वैसे ही आप सोचोगे, मैंने क्या बोला कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर ये जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह, वो उनका ट्रीटमेंट के प्रोसेस के साथ इंक्लूड क्योंकि क्यों फिर नहीं वो कई जगह करते हैं, कई जगह नहीं करते ना प्रोफेशनल। मैंने देखा कई हॉस्पिटल्स में स्टार्ट हो गया है, लेकिन पर फिर भी अवॉइड करना चाहते हैं। आई डोंट नो उनका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि डॉक्टर्स को तो आप बीमार होगे तो उनके पास जाओगे तो उनका प्रोफेशन बढ़ेगा ना। एग्जैक्टली। सो मैम कुछ बजट बट अब डॉक्टर्स भी थक चुके हैं, वो भी हमारे पास ही भेज रहे हैं। तो मैं हर एक को बोलती हूँ कि आना तो सबने डाइटिशियन के पास है, कब आना है, कितना डैमेज करके आना है, ये डिपेंड करता है। वो देखते हैं, वो आपके मूड पे डिपेंड करता है। तो प्लीज इतना डैमेज करके मत आइए, टाइमली आइए। एग्जैक्टली। सो मैम अब मुझे बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बजट फ्रेंडली टिप्स। बजट फ्रेंडली डाइट हमेशा आपकी जो घर पे खाना बन रहा है उसको बैलेंस करके खाइए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे आप पानी टाइम पे लेंगे, फ्रूट लेंगे, एक सिंगल फ्रूट और एक सैलेड ऐड कर रहे हैं तो आपका फाइबर भी जा रहा है और फ्रूट्स में आपके एंटीऑक्सीडेंट भी जा रहे हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। स्ट्रेस कम लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए ताकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन लेवल जाए और उससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। सो आजकल जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले तो वो टेस्ट करवा देते हैं काफ़ी सारे कि यार तुम्हारा तो विटामिन डी कम आ रहा है। ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, विटामिन डी कम आ रहा है और कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो विटामिन डी कम होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है और कैसे हम अपने फूड एक के तो सनलाइट में नहीं बैठते, एब्जॉर्प्शन नहीं है खाने की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपके हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, बोन्स के लिए भी ज़रूरी है। तो वो आप सप्लीमेंट्स आपको चेक करके लेने चाहिए। सिंथेसिस होता है जब सनलाइट स्किन पे पड़ती है तब हमारा विटामिन डी सिंथेसाइज होगा, तो वो प्रॉपर है नहीं है यहाँ पे। और हमारी स्किन के लिए सबसे बेस्ट फूड कौन सा है? स्किन के हिसाब से बेस्ट फूड प्रोटीन हर एक के लिए, क्योंकि प्रोटीन ही कोलेजन में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि आजकल स्किन की जो डिजीज़ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, हर दूसरे बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। गलत खाना, जैसे बहुत खाना, दूध और फ्रूट स्मूदीज शेक्स ये ज़्यादा चल रहे हैं, इस वजह से प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना और फैट्स बिल्कुल छोड़ देना। तो फैट्स भी रिक्वायर्ड हैं कोलेजन के बनाने में, जितना प्रोटीन चाहिए उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। और हेयर लॉस के लिए सेम प्रोटीन बायोटीन, ये सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, पर पहले प्रोटीन कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि हेयर लॉस इज द कॉमन प्रॉब्लम दिस डेज। हेयर लॉस के ना बहुत सारे रीजंस हैं। कईयों का लो एचबी की वजह से होता है, कईयों का स्ट्रेस की वजह से होता है, कईयों का प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कईयों की फैमिली हिस्ट्री में होता है। तो उसको अकॉर्डिंग करके, बट अगर आप हेल्दी प्रोटीन खा रहे हो, फैट्स ले रहे हो, कार्ब्स का पोर्शन ठीक लिमिटेड है, तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। नींद पूरी ना करना, रात को मोबाइल स्क्रॉल करते रहना, एजिंग का एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। जो हम मोबाइल बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं ना, वो चेहरे पे झुर्रियाँ लेके आता है। Is it? Yes. देख लो यार, सभी लोग जरा कम कर लो स्क्रॉल करना। ओके मैम, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल एडवाइस जो कि उनको जो आज से स्टार्ट कर सकते हैं वो? सोचो अपने बारे में, अपने लिए टाइम निकालो, अपनी डाइट पे फोकस करो, क्योंकि इट्स अ फ्यूल। आप जो खाना खाएंगे, जो एनर्जी देंगे, वो ही आपके लिए क्या कहते हैं आपको रिजल्ट देगी, वैसा ही आप दिखोगे। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, पर उसके लिए स्किन पे अप्लाई करने से इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या पिक कर रहे हैं। आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, क्या आप खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय देने के लिए। बिल्कुल, यू आर वेलकम।